हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का लॉकडाउन? आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली जो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन शॉट। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों 1.5 से 2 घंटे में इसको पूरे को खत्म, उससे भी कम में, एक्चुअली उससे भी कम में। इस वन शॉट का मेरा बस मेन मतलब पर्पस ये होगा इस वन शॉट को बनाने का दोस्तों, कि आप है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा विथ थ्योरी में भी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ आपको, बट मैं फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों। वो फॉर्मूला कहाँ से आया, वो कंसेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, ये बताऊंगा। मैं किसी फॉर्मूला का मैं ड्राइव नहीं करूंगा दोस्तों, ठीक है। मैं सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद जरूर करवाऊंगा। अभी कोई फॉर्मूला मैं यहाँ पर ड्राइव नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। मैं बस ये जो पर्पस है मेन दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना और सारा का सारा आपको फॉर्मूला को रिवाइज करवाना। मेरा क्या पर्पस है दोस्तों इस वन शॉट में? सारा का सारा चैप्टर को रिवाइज करवाना क्वेश्चन के साथ, विथ क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। और जितना भी कंसेप्ट है, छोटा मोटा कंसेप्ट जिससे क्वेश्चन आता है, मैं वो सारे कंसेप्ट को पिक करने का कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी। तो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन से ये एक्चुअली रिपीटिंग मोशन होता है। कैसा मोशन है? रिपीटिंग मोशन में 2 टाइप का होता है दोस्तों। एक तो पीरियोडिक मोशन होता है दोस्तों, जब कोई मोशन, ठीक है, जब कोई पार्टिकल किसी टाइम पीरियड के बाद दोस्तों अपने पाथ को रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ये सब आप अच्छे से जानते हो। ऑसिलेटरी मोशन भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन, ये भी अपने पाथ को रिपीट करता है। बट ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है दोस्तों? ये किसी एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इर्द गिर्द वाला मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? इर्द गिर्द वाला, टू एंड फ्रो, आगे पीछे कर रहा है किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो जिस पॉइंट के अबाउट ये आगे पीछे कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, ऑसिलेटरी मोशन में जो फोर्स का जो इक्वेशन होता है ना, फोर्स, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आता है। कौन सा फोर्स आता है? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स एफ जो होता है दोस्तों, ये होता है k इंटू एक्स पे पावर n, वेयर n इज एनी ऑड नंबर 1, ठीक है, 3, 5। एक्चुअली माइनस भी होता है रिस्टोरिंग फोर्स में। क्या होता है? माइनस के एक्स पे पावर n को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिस्टोरिंग फोर्स। ये किसी भी जनरल ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन, मोशन का क्या है दोस्तों? फॉर्मूला होता है। किसी भी ऑसिलेटरी मोशन का फॉर्मूला ये होता है माइनस के एक्स पे पावर n, ठीक है। बट आपको जो यहाँ पढ़ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्या होगा दोस्तों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो याद रखेंगे फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन दोस्तों, यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो होता है n का वैल्यू अगर 1 डाल दोगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। कैसा मोशन हो जाएगा दोस्तों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होता है? F = माइनस के एक्स, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, रिस्टोरिंग फोर्स जो आता है वो क्या आता है? F = माइनस के एक्स, माइनस एक्स पावर 1 एक्चुअली आता है। क्या आता है? और भी देखो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए दोस्तों, यहाँ पावर 1 इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। पावर 3 वाला भी ऑसिलेटरी मोशन है, वो आप बहुत आगे स्टडीज में जाके पढ़ोगे। बट यहाँ पे लोग कौन सा वाला पढ़ने वाले? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ से आप जानते हैं ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये वो रिस्टोरिंग फोर्स है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, कोई मीन पोजीशन से मान लो पार्टिकल थोड़ा सा इधर उधर डिस्प्लेस हो गया, तो उसको जो फोर्स मीन पोजीशन पे लाता है, दैट फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस के इज कॉल्ड SHM कांस्टेंट। सिंपल यार, SHM कांस्टेंट, इसी के को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल SHM कांस्टेंट। देखो F = क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया? माइनस के एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया दोस्तों? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो याद रखोगे, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन होता है दोस्तों, इस के बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। इस के बाई एम क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली। माइनस तो माइनस है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो याद रखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ओमेगा तो आपका कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या? के अपॉन एम। तो ओमेगा इसके लिए कांस्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट के। इसके प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल होता है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो ओमेगा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों, वो होता है √k अपॉन m। इसी को हम लोग क्या मानते हैं? ओमेगा मानते हैं। क्या मानते हैं? ओमेगा मानते हैं, k अपॉन m। अब जानते हैं ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2π/t। टी इज व्हाट? टाइम पीरियड। तो 2π/t बराबर कितना हो गया? √k अपॉन m। तो यहाँ से देखो t आपका निकल जाएगा √m अपॉन के, और 2π इधर भेजोगे तो 2π यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो याद रखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगर F = माइनस के एक्स से आ गया, किसी तरीके से आप लेते हैं, F = माइनस के एक्स लेता है किसी तरीके से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ये बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ओमेगा जो होता है दोस्तों, ओमेगा बराबर होता है √k अपॉन m। हियर k इज SHM कांस्टेंट, ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट। ये भूल भुलैया मत रहना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं? बट दिस इज नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है? SHM कांस्टेंट दोस्तों। और ये मास ऑफ पार्टिकल है, जो पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड, या फिर आप फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो? 1/n ना,
तो 1/n मतलब क्या, सॉरी 1/t, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं 1/t। तो इसको 1/दिस करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2π√/k/m। ये क्या है आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी, और ये कौन सा फ्रीक्वेंसी दोस्तों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों कि आप उसको कितना स्पीड देकर के छोड़ रहे हो, उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, एसएचएम कांस्टेंट पर और मास पर, मतलब सिस्टम पर डिपेंड करता है दोस्तों, ये और कोई बाहरी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये है दोस्तों आपका, नोट डाउन करो फर्स्ट। देखो दोस्तों, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो क्या पढ़े थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन -kx अगर आपका होता है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो आप टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2π√/m/k, डायरेक्ट आप लिख दो, सोचना नहीं कुछ भी उसमें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, √/k/m, डायरेक्ट लिख दिए, सोचना बिल्कुल नहीं है इसमें। अब देखो इसका थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, एक ओवरव्यू हम लोग इस पर कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पर, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस तरह के मोशन क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पॉइंट जिसको लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, जिस पॉइंट के बाद ये घूमता है, दिस इज कॉल्ड, जिस पॉइंट के बाद घूम रहा है उसको मीन पोजीशन कहते हैं। मान लो ये मीन पोजीशन है, क्या है दोस्तों, मीन पोजीशन। सपोज यहाँ पर जो होता है दोस्तों, मान लो यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, तो याद रखिएगा आपका फॉर्मूला क्या था, f = -kx था ना। तो याद रखिएगा x जो डिस्टेंस लेते हैं दोस्तों, वो मीन पोजीशन से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, मीन पोजीशन से लिया जाता है। x इज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन, x इज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन, याद रखेंगे। x कहाँ से लेते हैं दोस्तों, मीन पोजीशन से। देखो जब भी पार्टिकल का मीन पोजीशन से, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जो मीन पोजीशन से जो सबसे दूर जो पॉइंट होता है दोस्तों इस पाथ में, इसके मतलब पार्टिकल के पाथ में, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। दो एक्सट्रीम पोजीशन होगा, एक ये दूसरा ये, ठीक है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पलीट्यूड। ए से डिनोट करेंगे इसको, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब यहाँ से पार्टिकल यहाँ जा रहा होता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और दूसरा देखो दोस्तों, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है और वेलोसिटी डिक्रीज होता है। क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। देखो जब जैसे आपका पार्टिकल इधर से इधर गया, तो हमेशा देखो एक्सेलरेशन, फोर्स और क्या, -kx, मतलब x के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, ये वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा। और मान लो ए एम्पलीट्यूड है, कितना एम्पलीट्यूड में कर रहा है, ए एम्पलीट्यूड में कर रहा है दोस्तों। तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाता है एक्स का वैल्यू ए हो गया और ओमेगा स्क्वायर है ना। अरे एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन बराबर क्या, -ω²x है ना। एक्स का वैल्यू ए डाल दी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया, a⍵², ठीक है, इस पॉइंट पर दोस्तों। अब देखो फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब जाता है, जब एक्सट्रीम पोजीशन से वो मीन पोजीशन की तरफ जाता है, तो देखो एक्सेलरेशन एक्स घट रहा है, इधर से इधर जाओगे तो एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होता है। एकदम मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको डाल रहा हूँ कि इस तरह के मोशन में होता है क्या, एक्चुअली इस तरह के मोशन में होता है क्या, ठीक है। जैसे मीन पोजीशन पहुंच गया दोस्तों, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स हो जाता है। क्या होता है, मैक्स। और इसका वैल्यू आप याद रख लेना, a⍵ होता है। क्या होता है, मैं आगे आपको प्रूफ भी कर दूंगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, a × ω। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर ये अपने लेफ्ट साइड में जब जाता है, मीन पोजीशन से जब इधर जाता है दोस्तों, फिर एक्सेलरेशन इधर लगना स्टार्ट हुआ। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, तो वेलोसिटी आपका क्या होता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिटार्डेशन हुआ है ना, ये वाला एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन, तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है दोस्तों, और आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा होता है। फिर यहाँ पे जैसे आता है तो एक्सेलरेशन मैक्स हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये मैक्सिमम हो जाता है यहाँ से। फिर पार्टिकल जब इधर से इधर जाता है दोस्तों, तो आपका क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है एंड एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है। ये एक मतलब ऐसा ओवर भी है कि आपको हम व्यू दे दिए दोस्तों। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा ही होता है। यहाँ पे फिर वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। उस मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, a × ω। ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए क्या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किस कहते हैं दोस्तों, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। क्या थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको मिल गया है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है। अब सुनिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम पीरियड। ये सब बात आपसे हम पहले कर चुके। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2π√/m/k, 2π√/m/k। जब f = -kx होता है तो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, एक सेकंड में, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में दोस्तों, जितना ये कंप्लीट करता है ऑसिलेशन ना, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, देखो टी टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है ना, तो यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन करेगा, 1/t। तो 1/, फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, 1/t दोस्तों। क्या होता है, 1/t। तो इसको पलट करके लिख लोगे फ्रीक्वेंसी आप, ठीक है। नोट डाउन कर लो फास्ट।
काइनेमेटिक्स देखो, आपको एसएचएम में दो पार्ट पढ़ना दोस्तों, एक तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड वाला पार्ट पढ़ना, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा है काइनेमेटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना। काइनेमेटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पार्टिकल का किसी भी टाइम में किसी भी डिस्टेंस पर, ये है। तो इसके जो काइनेमेटिक्स में दोस्तों ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए, अगर आपको दिया फोर्स बराबर माइनस के एक्स, फोर्स बराबर कितना दिया, अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एफ माइनस के एक्स होता है, आप लाते हो ड्राइव करके, या फिर आपको गिवन होता है एफ माइनस के एक्स। अगर ये गिवन होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और के बाई एम को क्या मानते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा ओमेगा बराबर क्या है दोस्तों, रूट ओवर के बाई एम, ये मत भूलना कभी यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूट अगर ये है तो ओमेगा बराबर क्या होगा, रूट ओवर के बाई एम। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी ओमेगा यूज होता है, वो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, एसएचएम कांस्टेंट अपॉन मास का रूट। ओके, अब देखो जैसे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन है ना, तो अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके ला सकते हो ना रिलेशन। तो जब इसको तुम इससे जब ये रिलेशन लाओगे तो आता है डिस्प्लेसमेंट बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये जो फाइव है ना, ये इनिशियल फेज है। क्या है दोस्तों, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज क्या होता है दोस्तों, कोई भी पार्टिकल देखो मीन पोजीशन से उसका पोजीशन क्या होगा, मान लो ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल जरूरी थोड़ी है कि हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा। हो सकता है पार्टिकल यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा होगा, हो सकता है t = 0 आप यहाँ से ले रहे होंगे, हो सकता है t = 0 पार्टिकल यहाँ इधर जा रहा हो। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ है, इस चीज का आइडिया इनिशियली मतलब t = 0 पर, इस चीज का आइडिया कौन देता है दोस्तों, आपका फाइव को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। और इस पूरे टर्म्स को बोलते हैं, ये जो पूरा एंगल वाला टर्म्स इसको बोलते हैं फेज, और सिर्फ फाइव को बोला जाता है इनिशियल फेज। x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसी तरह दोस्तों एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी बराबर होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, उसी तरह एक्सेलरेशन इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को, तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो कितना होता है दोस्तों, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसी तरह आप देखो, आपको एक्सटी में रिलेशन आ गया, वीटी में रिलेशन आ गया, और एक्सेलरेशन टाइम में रिलेशन आ गया दोस्तों। अब देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है दोस्तों ओमेगा इंटू रूट ओवर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं हम लोग, एक्स इज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्चुअली एक्स क्या आपको डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ये वाला रिलेशन होता है। क्या होता है ये वाला रिलेशन, आपको ये सब रिलेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जब आप देखे थे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, आपका पूरे इंटायर द मोशन, इंटायर द सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला, सॉरी मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला, सॉरी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए ओमेगा। और ये ओमेगा कौन है, यही वाला ओमेगा, यही वाला ओमेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात हम लोग कर लिए काइनेमैटिक्स का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग एनर्जी का। किसका बात कर लेते हैं, एनर्जी का भी एक ही साथ बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। ठीक है, एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम देखो दो टाइप का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को देखो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये फॉर्मूला कहीं और ही पढ़े थे, कोई और फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स। तो देखो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स में था, और यहाँ पे है, तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी तो सेम आएगा ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक्स के फंक्शन में, ये होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। हाफ ऑफ, जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वाला था, आप वो वाला पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ना, कौन सा वाला यार, स्प्रिंग में। ठीक है, ये यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, बट याद रखना स्प्रिंग में और इसमें सिर्फ अंतर ये है दोस्तों, स्प्रिंग में एक्स नेचुरल लेंथ से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, नेचुरल लेंथ से। बट यहाँ पर जो एक्स लेंगे हम लोग कहाँ से लेंगे, मीन पोजीशन से। फिर से सुन लो, यहाँ पर एक्स कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, मीन पोजीशन से। और ऐसा स्प्रिंग में कहाँ से लिए थे एक्स को हम लोग, नेचुरल लेंथ से। ठीक है, अच्छा देखो यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो ये होता है। अच्छा यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर कहीं पे आपको बोल दिया तो देखो एक्स का वैल्यू टाइम वाला फंक्शन वाला पुट करो तो क्या हो जाए, पुट करो तो ये आ जाएगा आपका हाफ ऑफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अच्छा देखो के का वैल्यू पुट करोगे, के का वैल्यू पुट करो तो क्या होगा दोस्तों, के का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एम ना, यहाँ से के का वैल्यू क्या होगा, दोनों तो पुट कर लो तो ओमेगा स्क्वायर, और एम को उधर भेजो तो के बराबर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, हाँ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के का यहाँ वैल्यू पुट कर लिए दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, सिंपल, जी का वैल्यू वहां से पुट कर लो। ठीक है, आप पुट कर लिए तो आपको काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। ठीक है, टाइम के फंक्शन में ये हो गया, क्या हो गया, हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आप यहाँ इसको देख सकते हैं, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर को आप के ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अरे बच्चे एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो ना यार, एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के ही तो है, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहीं से लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है,
उसी तरह देखो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, हाफ ऑफ के स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द एसएचएम जो होता है दोस्तों क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, या किसी भी टाइम वाले को जोड़ दो, टाइम को साथ में जोड़ो या फिर इसको साथ में जोड़ो, तो आपका आएगा हाफ ऑफ के स्क्वायर। याद रखिएगा किसी भी, क्या याद रखना, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोस्तों टोटल एनर्जी का अगर कोई लॉसेज नहीं है तो टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। ए इज व्हाट, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और के इज एसएचएम कांस्टेंट, के इज व्हाट, एसएचएम कांस्टेंट। ये देख लो अच्छे से देख लीजिए, माइंड में बैठा लो फॉर्मूला को। हम लोग है ना एनर्जी पे डिस्कशन कर लेते हैं, किस पर डिस्कशन कर लेते हैं, एनर्जी पे एक्चुअली, ठीक है। एनर्जी के ग्राफ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल है जिसका मीन पोजीशन ये है दोस्तों, और ए एम्पलीट्यूड और माइनस ए एम्पलीट्यूड, पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या किए, और वर्टिकल पे दोस्तों हम लोग एनर्जी को ले रहे हैं, किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का वर्सेस डिस्टेंस, मतलब वर्सेस डिस्प्लेसमेंट लो आप, एक्स वर्सेस एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का देखो, काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन कितना होता है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है ये वाला किसका ग्राफ है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी। ये वाला किसका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसका, काइनेटिक एनर्जी का। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो यही आया था ना, एक्स के साथ, फॉर्मूला यही आया था एक्स के साथ। आप अच्छे से देखोगे दोस्तों, इसमें क्या है, जो क्वाड्रेटिक है, कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पैराबोला होगा। देखो इसमें एक्स है वो निगेटिव है, एक्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव है ना, यहाँ देखो निगेटिव है एक्स स्क्वायर वाला टर्म। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का है दोस्तों, y इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, कुछ याद है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म। तो इसमें जो होता है पैराबोला जो बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, कैसा बनेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा याद रखिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो होता है वर्सेस डिस्टेंस जो होगा ग्राफ दोस्तों, तो याद रखिएगा वो क्या बनता है, पैराबोला डाउनवर्ड वाला, ये वाला ग्राफ होगा। आप वैसे चेक कर सकते हो, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ के स्क्वायर ना, अरे एक्स जीरो ना मीन पोजीशन पे, तो हाफ ऑफ के स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, मीन पोजीशन में सबसे ज्यादा, पैराबोला इस तरीके का। तो ये वाला जो आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, ठीक है दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होता है, जीरो, तो जीरो, ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है दोस्तों, ऐसा कैसे लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो दोस्तों एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है ना, मतलब पैराबोला क्या होगा, कनकेव अब बनेगा, कैसा बनेगा, कनकेव अब। और पैराबोला ये वाला बना दोस्तों, कैसा वाला बना, ये वाला पैराबोला है, कनकेव अब। मीन पोजीशन में जीरो, एक्सट्रीम पे कितना है, हाफ ऑफ के स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मीन पोजीशन कितना, हाफ ऑफ के स्क्वायर। दोनों एक्सट्रीम पे कितना है दोस्तों, हाफ ऑफ के स्क्वायर, सॉरी उल्टा बोल दिया, दोनों एक्सट्रीम पे कितना आ रहा है, हाफ ऑफ के स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा टोटल एनर्जी का हम ग्राफ खींचे दोस्तों, तो देखो टोटल एनर्जी इंटायर द पाथ क्या होता है, कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना, हाफ ऑफ के स्क्वायर। तो देखो ये है टोटल एनर्जी वाला ग्राफ, ये किसका वाला ग्राफ होगा, टोटल एनर्जी। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, टोटल एनर्जी, इसका वैल्यू वैसे कितना होता है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। अच्छा जैसे आपको कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आप ग्राफ बनाओ टाइम का, किसका, टाइम का। इधर क्या ले रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या ले रहा हूं, टाइम। देखिए थे अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, याद है, टाइम के साथ क्या था फॉर्मूला, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 समथिंग इस तरीके का था, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, प्लस 5 वाला नहीं बना रहा हूँ। तो आप देखोगे तो ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का इस तरीके का बनेगा दोस्तों। ये किसका ग्राफ होगा, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके का होगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह देखो आप जैसे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में आपका क्या आया था, कॉस वाला टर्म आया था, तो कॉस वाला टर्म वो यहां से स्टार्ट होगा, स्क्वायर है इसलिए इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अगर पूरा का पूरा स्क्वायर है इसलिए इस तरह का ग्राफ बन रहा है दोस्तों, क्योंकि नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया। देखो अगर स्क्वायर नहीं होता तो ग्राफ ऐसे बनता ना, ऐसे बनता, अब स्क्वायर हो गया तो ये वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम एनर्जी कितना है, हाफ ऑफ के स्क्वायर, ये जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया कितना होगा, हाफ ऑफ के। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये सिंपल सा ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो, चलो नोट डाउन फास्ट करो इसको। एक सिंपल से हम लोग क्वेश्चन करते, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑसिलेटरी पार्टिकल इज, इस तरीके से दिया हुआ दोस्तों, 5 साइन, ठीक है, 2 पाई टी प्लस π/6, π/6 ये है आपको दिया हुआ। आपसे पूछा फाइंड, पहला पूछा फाइंड एम्पलीट्यूड, बताओ सर कितना होगा, कितना, क्या पूछा सबसे पहले, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बता सकते हैं क्या होगा, बताओ। एम्पलीट्यूड पूछ लिया आपसे ओमेगा पूछ लिया आपसे, लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया आपसे, टाइम पीरियड पूछ लिया, क्या ये सब बता सकते हो, बहुत ईजी है। एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका, आपको याद है स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, x = a sin ओमेगा t + 5,
तो देखो ए के जगह पे क्या है 5 है, तो एम्पलीट्यूड तो 5 है दोस्तों, कितना है 5। अच्छा ओमेगा क्या होता है, टी का जो प्रोडक्ट होता है वही ओमेगा होता है ना, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 पाई। अच्छा फ्रीक्वेंसी कितना होता है आप जानते हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, होता है कि नहीं होता, एफ बराबर कितना होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा कितना आपका 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई 1, कितना हो गया 1 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी का यूनिट। अच्छा टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों 1 बाय एफ, क्या होता है 1 बाय एफ, तो 1 बाय 1 तो 1 सेकंड हो गया टाइम पीरियड। उसी तरफ से पूछ लेता है कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स बताओ, क्या बताओ दोस्तों वी मैक्स, तो वी मैक्स बता सकते हो, वी मैक्स क्या होता है आपका ए इंटू ओमेगा, क्या होता है दोस्तों ए इंटू ओमेगा, तो ए क्या आपका एम्पलीट्यूड कितना 5, ठीक है, ओमेगा कितना है दोस्तों आपका, ओमेगा कितना है तो 2 पाई, ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा आपसे अगर पूछ लेता दोस्तों फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्या पूछता ए मैक्स बताओ, ए मैक्स बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में यार, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है इसमें। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर पूछ लेता दोस्तों क्या होता है वो ए ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाता है ए ओमेगा स्क्वायर, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ तो यहाँ से कितना होगा, ए का वैल्यू कितना है 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर, तो जो भी कैलकुलेशन करके आ जाए मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल जाता है दोस्तों इसका, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं यार, टाइम पीरियड आ गया आपका, कुछ आ गया। अगर आपसे पूछता बताओ फेज इनिशियल फेज कितना है, इनिशियल फेज को लोग 5 से डिनोट करेंगे, इनिशियल फेज कितना है दोस्तों, तो पाई/6 कितना है पाई/6, सिंपल सा बात है। अगर आपसे पूछता दोस्तों वेलोसिटी एट 2 सेंटीमीटर पूछ लेता है, अच्छा ये मीटर में ले लो, तो आपसे पूछता है वेलोसिटी एट 2 मीटर, क्या पूछ लेता है आपसे वेलोसिटी, देखो एम्पलीट्यूड इसका 5 मीटर है, देखिए मीटर में तो एम्पलीट्यूड 5 मीटर हुआ ना, तो वेलोसिटी कहाँ पे पूछा 2 मीटर में, बताओ वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, ये मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे, तो ये मीन पोजीशन का वेलोसिटी है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा वेलोसिटी एट 2 मीटर में बताओ, क्या बताओ, आप जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी और एक्स वाला फॉर्मूला याद करो, वो क्या होता है ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होता है या नहीं होता है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई, रूट ओवर ए का वैल्यू कितना दोस्तों 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई रूट ओवर 25 माइनस 4 तो 21, दिस इज आंसर अपन का। कोई दिक्कत ही नहीं है यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं। अगर आपसे पूछ लेता फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इक्वल 2 मीटर, बता सकते हो, सिंपल बता सकते हैं, क्या होता है एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, होता है नहीं होता है, अरे होता नहीं होता है, तो माइनस अच्छा माइनस यहाँ पे लेने एक्सेलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है, माइनस लेने से कुछ फायदा है नहीं। ओमेगा स्क्वायर कितना है 2 पाई का स्क्वायर, कितना दोस्तों 2 पाई का स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू कितना देर बोल रहे हैं आपको, कहाँ पे पता ना एक्सेलरेशन 2 मीटर पे, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पुट कर दो, दिस इज आंसर, दिस इज एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से कोई भी अगर इक्वेशन दिया होगा, कोई भी इक्वेशन दिया रहता, कोई भी इक्वेशन दिया रहता, मान लो यहाँ पे एक्स दिया और डिस्प्लेसमेंट बराबर समथिंग दिया, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, या आप कहीं वेलोसिटी बराबर ये देता दोस्तों, क्या देता वेलोसिटी बराबर मान लो ये दे देता और यहाँ मीटर पर सेकंड लिख देता, तब भी आप सब कुछ निकाल सकते थे। बस आपको क्या याद रखना था, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी बराबर ये कुछ कॉस समथिंग दिया हो, इस तरीके से दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना था दोस्तों, यहाँ पे आपको ये याद रखना था, यहाँ पे वेलोसिटी में क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी जब वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था तो यहाँ पे क्या होता था ए ओमेगा, तो यहाँ पे ए ओमेगा का वैल्यू 5 हुआ, ठीक है, ए ओमेगा का वैल्यू 5 है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये मत कर देना दोस्तों कि यहाँ पे सर ए का वैल्यू 5 है, नहीं वेलोसिटी में ए ओमेगा था ना, यहाँ पे ए ओमेगा का वैल्यू 5 है और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह सब कुछ निकाल सकते हो आप, जैसे इसी इन द सेम क्वेश्चन मान लो एक्स था ना, यहाँ पे एक्स ही रखो और यहाँ पे साइन था, साइन ही रख लो। अभी आप यहाँ पे बता सकते हो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, आप सब कुछ बता सकते हो। देखो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, ए ओमेगा, ए का वैल्यू 5 है, ओमेगा वैल्यू 2 पाई, तो 10 पाई, ठीक है दोस्तों, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/6, इतना सिंपल है। उसी तरह एक्सेलरेशन भी आप लिख सकते हो दोस्तों, एक्सेलरेशन के लिए और एक बार 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 20 पाई स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6। अच्छा यहाँ पे माइनस भी आएगा उसके इसमें, अरे डिफरेंशिएट करो तो माइनस भी आ जाता है ना, तो आप कुछ भी बता सकते हो। अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया हो, तो आप कुछ भी बता सकते हैं एसएचएम का, आप एसएचएम का कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन अच्छे से देख लो, आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से, क्या कर लेना प्रैक्टिस, चलो फास्ट लिख लो। देखो दोस्तों हम लोग है ना एसएचएम के क्वेश्चंस को बनाने के लिए ना लोग फेजर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फेजर का। फेजर आपके एसएचएम के काइनेमेटिक्स वाला प्रॉब्लम्स को बहुत इजी करता है, काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को बहुत इजी करता है। फेजर को कैसे लेते हैं समझ लीजिए, यहाँ देखिए फेजर, हम लोग अब क्वेश्चन किससे बनाएंगे, फेजर से। फेजर डायग्राम बोलते हुए सिंपल फेजर बोलते हो, सिंपल क्या बोलते हो, फेजर। देखो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली करता कैसे, इस तरीके से करता है, टू टी 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 करता। आप इसको सर्कुलर मोशन है मानो, किस मानो, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस ओमेगा कांस्टेंट। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को किससे रिप्लेस कर सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे रिप्लेस करना है देखिए, आप देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे। आप क्या लो, एक सर्कल लो, क्या लो दोस्तों, सर्कल। बस आपको ये ध्यान में रखना है, बस आपको ये
चीज़ ध्यान में रखना, देख क्या ध्यान में रखना, सुन लो क्या ध्यान में रखना। मान लो कोई पार्टिकल है, मान लो क्या दोस्तों, कोई पार्टिकल जो मीन पोजीशन उसका ये है, ठीक है, और ये प्लस ए और माइनस ए में एम्पलीट्यूड कर रहा है, सॉरी ऑसिलेशन कर रहा है, प्लस ए एंड माइनस ए, प्लस ए एंड माइनस ए में, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। आप क्या मानो कि कोई पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट करता है मोशन करना, कहां से स्टार्ट, वर्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से सर्कुलर मोशन में स्टार्ट कर रहा है दोस्तों, और ठीक है, आप इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन इस लाइन पर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन पर लो, कैसे लो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और ये देखो इस तरह से सर्कुलर मोशन ओमेगा से घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, जो एसएचएम का ओमेगा है वही ओमेगा से मान लो ये पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में इस तरीके से। मान लो यहाँ पे कोई एलईडी लाइट है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, एलईडी लाइट है, और यहाँ पे कोई आपका कोई स्क्रीन है, कोई स्क्रीन है, आप ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो एलईडी लाइट का दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो स्पॉट होगा वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस आपको याद रखना, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए और माइनस ए। तो ये वाला जो एक्चुअली आपका हो रहा है, पार्टिकल ऐसे कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं घूम रहा है दोस्तों, बट आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सर्कुलर मोशन का यूज करते हो। सर्कुलर मोशन आपका क्वेश्चन यूज सॉल्व कर देगा दोस्तों। फेजर इसी को बोलते हैं, फेजर लोग इसी को बोलते हैं। फेजर में देखो आपको स्टेप्स क्या लेना है दोस्तों, एज्यूम सेंटर एज अ मीन पोजीशन, ठीक है, याद रखिएगा सर्कल का जो सेंटर लेना है आपको कहां पे लेना है, मीन पोजीशन के पास, कहां पे लेना है, मीन पोजीशन वाला पोजीशन पे लेना है। रेडियस इक्वल टू द एम्पलीट्यूड एसएचएम, रेडियस ऑफ जो सर्कल लोगे आप, रेडियस ऑफ द सर्कल लोगे वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तीसरा दोस्तों क्या है, एज्यूम क्लॉकवाइज सेंस, आपको हमेशा क्या, कौन सा सेंस एज्यूम करना है इससे, ठीक है दोस्तों। चौथा है टेक इनिशियल फेज कांस्टेंट फ्रॉम वर्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो पार्टिकल यहां पर है, क्या दोस्तों, पार्टिकल यहां पर इधर चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन में ये कहां चल रहा होगा दोस्तों, सर्कुलर मोशन या तो यहां चल रहा होगा या तो यहां चल रहा होगा। जब ये इधर चल रहा है इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल ऊपर में होगा ना, नहीं समझा। देखो पार्टिकल जब यहां पे था तो यहां पे था, पार्टिकल जैसे जैसे इधर आ रहा है दोस्तों तो पार्टिकल आपका यहां से यहां आया, जैसे पार्टिकल यहां पहुंच गया आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, यहां पे आ गया ना। जैसे सर्कुलर मोशन आप यहां से यहां तक पहुंचे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप यहां से यहां तक पहुंच गए। सर्कुलर मोशन में दोस्तों आप यहां से यहां तक पहुंचे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप यहां से यहां तक पहुंच गए। सिंपल हार्मोनिक सॉरी सर्कुलर मोशन आप यहां से यहां पहुंच गए तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां से यहां पहुंच गए। देखो इसको हम लोग किससे रिप्लेस किए, इससे रिप्लेस किए। अगर सपोज कोई क्वेश्चन आपसे बोला कि मान लो कोई पार्टिकल है जो t=0, ये आपको है तरीका है, और दोस्तों आपका ये क्या है, आपका ये जो है ये स्टेप्स है, आपको याद रखना है ये स्टेप्स। आप जब भी फेजर मानोगे तो स्टेप से ही आपको फॉलो करना है। ये सपोज का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला दोस्तों ये एम्पलीट्यूड ये 0, ये मीन पे माइनस है और ये प्लस है और ये माइनस है। आपको कोई पार्टिकल है जो दोस्तों a/√2 से स्टार्ट करता है मोशन, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, a/√2 से स्टार्ट कर रहा है, और पार्टिकल चल इधर रहा है, किधर चल रहा है दोस्तों, इधर चल रहा है। तो आपसे बोला कि इनिशियल फेज बताओ क्या होगा, इनिशियल फेज बताओ क्या होगा। तरीका क्या होगा सुन लो, तरीका क्या होगा दोस्तों कि आप एक सर्कुलर मोशन मानो, क्या मानो, सर्कुलर मोशन मानो, क्या मानो दोस्तों, सर्कुलर मोशन मानो, ठीक है। अब देखो पार्टिकल ये ऐसा जब यही है आपका, तो ये कितना था दोस्तों a, और ये क्या है आपका माइनस है, क्या दोस्तों माइनस है। अब बोलेंगे पार्टिकल कहाँ पे, a/√2 पे, कहाँ पे दोस्तों a/√2 पर है पार्टिकल, और यहाँ से ये मीन पोजीशन ये a/√2 है, पार्टिकल किधर चल रहा है, किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। तो बताओ सर्कुलर मोशन में या तो यहाँ पे होना चाहिए था या तो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल आपका इधर चल रहा है तो सर्कुलर मोशन में ये यहाँ पर होगा ना, नहीं समझे। तो दोस्तों एक बात बताओ, इनिशियल फेज जो लेगो यहाँ से आप मानते हो कि मोशन यहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, मीन पोजीशन आप यहीं से लेते हो दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त आप लोग का कि आपका जो इनिशियल फेज हुआ, यही तो इनिशियल फेज हुआ ना, फाई, क्या हुआ फाई। हमको यहाँ पे देखो टेक इनिशियल फेज कांस्टेंट फ्रॉम वर्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से आपको इनिशियल फेज लेना है। पार्टिकल यहाँ पे तो फाई ये हो गया, आप इसको निकाल सकते हो यार, बड़ा इजी है। देखो ये कितना है, ये रेडियस ऑफ सर्कल कितना होता है a, और ये दूरी कितना दोस्तों a/√2, तो ये कितना हो गया a/√2। तो आप यहाँ से देखोगे तो साइन थीटा निकालोगे, यहाँ से क्या निकालोगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालोगे तो कितना होगा a/√2 अपॉन a, तो 1/√2 साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री, मतलब थीटा अपॉन π/4। तो ये एंगल कितना आ गया π/4, और ये टोटल एंगल कितना पाई है, कितना टोटल एंगल पाई। तो दोस्तों ये वाला एंगल कितना हो गया पाई माइनस π/4, तो कितना हो गया 3π/4। तो इनिशियल फेज कितना हो गया इसका 3π/4। क्या समझ में आया, नहीं है तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्लो करके देख लो, या फिर से खुद से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसमें टास्क पास है नहीं, कोई बहुत बड़ा टास्क इसमें है नहीं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखना दोस्तों। आपसे क्या पूछा गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे ये पूछा गया कि देखो सपोज करो ये मीन पोजीशन ये आपका a और ये माइनस है, कोई पार्टिकल जो इसमें ये कर रहा है, इसका टाइम पीरियड t है दोस्तों। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कितना ले रहा हूँ मैं t। आपको क्या बोला कि कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर -a/2 पे है, कितना पर दोस्तों -a/2 पे, और इधर सॉरी +a/2, इधर तो प्लस है ना, a/2 पे पार्टिकल इधर चल रहा है, t=0 का सिचुएशन है। किसका सिचुएशन, t=0 का सिचुएशन है। आपसे पूछा फाइंड टाइम आफ्टर दैट particle comes to rest first time, particle comes to rest
फर्स्ट टाइम। ये है क्वेश्चन आपका, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट फर्स्ट टाइम। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट क्या चलना, बोला कि कितना देर के बाद पार्टिकल सबसे पहली बार रेस्ट पर आएगा, सबसे पहली बार रेस्ट पर आएगा। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सोचोगे तो देखो पार्टिकल यहाँ से चला, तो देखो सबसे पहली बार रेस्ट पे कब आएगा, वो जब यहाँ पहुंचेगा। पहली बार तो यहीं पे आएगा ना, फिर दूसरी बार कहाँ आएगा, फिर यहाँ पे, जब यहाँ से जाके फिर यहाँ पर आएगा तो दूसरी बार आएगा। तो इसको आप सर्कुलर मोशन में सोचोगे। किस में सोचो, सर्कुलर मोशन में। देखो सर्कुलर मोशन में मैं आपको सोचवाता हूँ। देखो सर्कुलर मोशन में तो एक ही लाइन में हो जाता है यार, सर्कुलर मोशन में तो एक ही लाइन में हो जाता है। देखो ये मेन पोजीशन हो गया, ये कितना हो गया a/2 है ना, a/2 से स्टार्ट किया इधर, ठीक है, a/2 से इधर चल रहा है दोस्तों, तो पार्टिकल यहाँ पे होगा कि यहाँ पर होगा, बोले इधर चला तो पार्टिकल यहाँ पर है। कहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे है दोस्तों। अब देखो यहाँ से आप जानते हैं ये a/2 है, ठीक है, तो ये वाला इस ट्रायंगल में देखो ये वाला रेडियस कितना है, a है आपका, और ये कितना हो गया a/2, ये कितना a/2, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा ना, कितना आएगा आपको साइन थीटा। ये मान लो थीटा है तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलो साइन थीटा बराबर होगा a/2, ये a/2 अपॉन a, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया साइन थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों, a/2 अपॉन a। अरे p/h होता है, सॉरी p/h होता है ना, तो क्या कितना हो गया 1/2, तो 1/2 साइन 1 थीटा का वैल्यू 1/2, कितना थीटा का वैल्यू कितना आएगा, साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब π/6, मतलब π/6। क्या ये बात क्लियर है। अब बोले पहली बार कम्स टू रेस्ट कहाँ पर जाएगा, पहली बार रेस्ट में कब आएगा दोस्तों, आप बता सकते हो। ये SHM में यहाँ पहुंचेगा तभी तो पहली बार कम रेस्ट में आएगा ना, तो इसमें कहाँ तक पहुंचेगा दोस्तों, इसमें ये यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं समझा, अरे इसी पे प्रोजेक्शन तो है। तो पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो सर्कुलर मोशन यहाँ पहुंचेगा, तो पार्टिकल कितना एंगल घुमा, इतना पार्टिकल एंगल घुमा दोस्तों। तो देखो मान लो टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो टी टाइम में कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितना होता है, ओमेगा इंटू टी, इतना ही एंगल तो घुमा ना सर्कुलर मोशन में। तो देखो ओमेगा टी बराबर कितना एंगल है, ओमेगा टी बराबर दोस्तों एंगल कितना है आपका π/6 प्लस ये कितना है π/2, तो π/6 प्लस π/2, अरे यही तो एंगल घुमा ना। तो देखो ओमेगा टी ओमेगा क्या लिख सकते हो दोस्तों, 2π/T लिख सकते हो, ओमेगा को इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3π + 4, तो 4π/6। अब देखो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो गया, तो 2/6 टी को उधर भेजोगे, सर टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, टी बराबर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका, आप सॉरी स्मॉल टी बराबर, आपको स्मॉल टी निकालना है, स्मॉल टी बराबर कितना होगा कैपिटल T अपॉन 3। अरे यार देखो 2 × 2 2 3 × 6, तो इस टी को उधर भेज दो, तो टी बराबर कितना हो गया 1/3 × टी, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। क्या टफ था क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों। क्या आप समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। अगर आपसे पूछता है कि अच्छा बताओ फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, सेकंड टाइम पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, सेकंड टाइम पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, तो कैसे बताते हैं सेकंड टाइम, देखो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे रेस्ट में आया, दूसरी बार रेस्ट में कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा ना, ठीक है, तो मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कहाँ घुमा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक घुमा, तो पार्टिकल मतलब सेकंड टाइम रेस्ट में आने के लिए पार्टिकल इतना ही तो घुमाना यार। ये टोटल एंगल कितना है 3π/2 + π/6, तो आप देखोगे, और मान लो टी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक घूमने में दोस्तों, सेकंड टाइम रेस्ट में कब आएगा मैं ये निकाल रहा हूँ। मान लो यहाँ टी टाइम लगा, तो ये एंगल टोटल कितना हो गया ओमेगा टी बराबर कितना हो गया दोस्तों π/2 3π/2 + π/6, 3π/2 + π/6, ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2π/T इंटू टी बराबर कितना हो गया 3π/2 + 6, तो लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 10π/6, 10π/6। तो देखो देखेंगे आप, तो देखो 2π से ही तो 5 बार में कट जाएगा ना, तो टी बराबर कितना हो गया आपका, टी बराबर कितना हो गया दोस्तों T5 T/6, दिस इज आंसर। मतलब सेकंड टाइम रेस्ट में कब आएगा दोस्तों, इस टाइम पे, मतलब टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है तो कितना होगा 10/6 सेकंड पे पहली बार, सॉरी दूसरी बार रेस्ट में जाता है। इसी तरह आप बता सकते हो ना पहली बार, दूसरी बार, पांचवी बार रेस्ट पे कब आएगा, पांचवी बार तो नहीं पूछता, पहली या दूसरी बार पूछता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछता है इसी सेम क्वेश्चन, इन द सेम क्वेश्चन दोस्तों, आपसे अगर पूछ लेता कि बताओ दोस्तों कि पहली बार ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब अचीव करेगा, पहली बार ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब अचीव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल यहां से यहां आएगा ना, तभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पहली बार पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कब अचीव करेगा, कितना देर के बाद, तो देखो दोस्तों, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब SHM में सोचोगे तो यहाँ से यहाँ आएगा, जितना देर पार्टिकल उसी समय तो उतना ही टाइम में तो मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा ना, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा मीन पोजीशन पे। तो यहाँ से यहाँ जो आने में टाइम लगा होगा वही तो टाइम होगा मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव करने में, ठीक है। तो आप ये निकालो ना, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, निकाल सकते हो, बड़ा इजी है। कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में दोस्तों इसको टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, तो ये एंगल कितना घुमा सेंटर पे ओमेगा टी बराबर कितना हो गया दोस्तों, एंगल कितना है π/6, तो π/6
तो 2π/T इंटू टी बराबर π/6 है या नहीं है? तो पाई ने पाई को मार दे तो यहाँ से आपको आ जाएगा टी का वैल्यू, स्मॉल टी का वैल्यू कितना हो गया, टाइम का वैल्यू हो गया T/12 शायद, हाँ T/12 आ गया। दिस इज आंसर। ठीक है, तो पहली बार ये मैक्सिमम स्पीड कब अचीव करेगा, T/12 पे, T/12 पे। अगर दूसरी बार पूछ लेता दोस्तों तो दूसरी बार का मतलब कितना होता है, कितना एंगल रोटेट करता है ये दूसरी बार के लिए इतना एंगल रोटेट करता है, इतना एंगल रोटेट करता है। क्या थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या? मैं आपको फेजर से आपको अच्छे से क्लियर, फेजर इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर आप किसी और प्रोसीजर में जाओगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, यही क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। नोट डाउन करो लो, आप लोग फेजर पे देख लो कि एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक और क्वेश्चन क्या है, सपोज करो आपको ये दो पार्टिकल वाला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये मान लो मीन पोजीशन है, क्या मीन पोजीशन है, और ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ए एंड माइनस ए ले लो, ए एंड माइनस ए। ओके, आपको बोलेगा पार्टिकल नंबर 1 जो यहाँ पर है, कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर है पार्टिकल नंबर 1 जो कि इधर चल रहा है, किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। ठीक है, पार्टिकल नंबर 1 इधर चल रहा है, पार्टिकल नंबर 2 जो यहाँ पर है दोस्तों, और वो भी इधर चल रहा है, वो भी इधर चल रहा है। आपसे पूछा फाइंड द टाइम दे विल मीट, फाइंड द टाइम आफ्टर दैट दे विल मीट फर्स्ट टाइम। क्या पूछा आपसे दोस्तों, फाइंड टाइम दे विल मीट फर्स्ट टाइम, दे विल मीट फर्स्ट टाइम। आपको ये टी इक्वल टू 0 का सिचुएशन दिया हुआ, क्या दे रखा है दोस्तों, टी इक्वल टू 0 का सिचुएशन। दोनों पार्टिकल का दोस्तों टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड क्या है, सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, ये दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों, ये जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद ये इधर आना चालू करेगा और ये इधर जाना चालू करेगा, तो कहीं पर मिलेगा ना, बीच में कहीं भी मिलेगा। तो यही क्वेश्चन है कितना देर के बाद मिलेगा, क्वेश्चन क्या है ये कितना देर के बाद मिलेगा। तो तरीका क्या होगा, आप कहाँ से सोचो इसको, आप सोचो इसको फेजर से, कहाँ से सोचो, फेजर से। देखो फेजर से मैं आपको बताता हूँ, फेजर से बड़ा इजी लगेगा आपको, फेजर से सोचो, फेजर से सोचो आप। देखो आपको फेजर का तरीका मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, फेजर का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये मान लो मीन पोजीशन, क्या है मीन पोजीशन। ठीक है, तो आपको बोला कि पहला पार्टिकल यहाँ पे दोस्तों जो कि इधर चल रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में अगर वो इधर चल रहा है तो कहाँ पर होगा, सर्कुलर मोशन में सोचो कहाँ पर होगा। अगर पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पर चल रहा है तो सर्कुलर मोशन में वो कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा ना। इधर चल रहा है तो इधर चल रहा तो यहाँ पर होता, इधर चला तो क्या होगा, यहाँ पर होगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? अच्छा दूसरा देखो, दूसरा पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब यहाँ पे है पार्टिकल नंबर 2, तो सर्कुलर मोशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा पार्टिकल नंबर 2। तो देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है या नहीं है, याद रखना। अब देखो, अब बोल रहा है कि दोनों का ओमेगा टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। तो देखो एक इस तरह से 90 डिग्री पे और दूसरा कितना है दोस्तों, दूसरा कितना 0 डिग्री पे। तो ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मानते हो ना, तो ओमेगा दोनों का सेम है दोस्तों, तो इस दोनों के बीच का एंगल जो होगा हमेशा 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि दोनों ओमेगा ही से चल रहा है यार, तो एंगल तो कभी चेंज नहीं होगा, एंगल कभी चेंज नहीं होगा। तो ये कब मिलेगा दोस्तों, एक पॉइंट पे, कब मिलेगा एक पॉइंट पे। देखो एक इस तरीके दूसरा इस तरीके, देखो मिलेगा कब, देखो 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 इस तरह से, जब ये दोनों एक वर्टिकल लाइन पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, वर्टिकल लाइन पे दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जब 1 पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 2 पार्टिकल आपका दोस्तों यहाँ आ जाएगा, 2 पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तभी ये मिलेगा, तभी ये मिलेगा एक दूसरे से। और बीच का एंगल कितना, 90, कितना है दोस्तों, 90। समझे कैसे, कहाँ पे मिलेगा ये। अरे यार ये इनिशियल पोजीशन है और ये मैं फाइनल पोजीशन ब्लू से बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपका ये फाइनल वाला है, फाइनल। तो यहीं पर तो ये मिलेगा यार। तो देखो 2 पार्टिकल कितना घुमा, इतना घुमा, 1 पार्टिकल कितना घुमा, यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा दोस्तों। आपको बस यही वाला तो एंगल निकालना है यार। और ये मान लो ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी, और ये एंगल निकाल लो आप, ये एंगल निकालना बड़ा ईजी है। अब जानते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना 90 है, तो देखो 90 होगा तो ये भी एंगल, ये और ये सेम है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम, तो ये भी क्या होगा, सेम होगा दोस्तों। तो ये पूरा 90, तो ये कितना होगा 45 π/4, और ये भी कितना हो गया π/4। देखो दोस्तों ये π/4 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका π/4। तो देखो 2 पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो कितना चला π/2, यहाँ से 90 + 45 मतलब π/2 + π/4। तो देखो 2 पार्टिकल कितना एंगल रोटेट किया, पार्टिकल नंबर 2 कितना एंगल रोटेट किया दोस्तों, π/2 + π/4, π/4 बराबर क्या होगा, ओमेगा टी। तो ये कितना हो गया, निकाल लो, आप निकाल सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा 3π/4 बराबर कितना हो गया, ओमेगा को लिख सकते 2π/T इंटू टी। तो टी निकालो, टी कितना आ जाएगा यहाँ से बता दीजिएगा, पाई मर गया तो दोस्तों टी हो गया आपका 3T/8, 3T/8। तो याद रखिएगा कितना टाइम के बाद पार्टिकल पहली बार मिलेगा। देखो और बार भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। पहली बार कब मिलेगा, 3T/8 पे। पहली बार कब मिलेगा, ये 3T/8 पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो नोट डाउन कर लो फास्ट। फेजर आपका हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड। क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड, जल्दी लिखो। अगला जो हम लोग का डिस्कशन होगा वो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड होगा। जैसे हम आपको बोले एसएचएम का 2 पार्ट होता है दोस्तों, एक तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ये अपना एक तरफ, दूसरा हो गया इससे जो हम लोग पहले पढ़े थे काइनेमैटिक्स वाला पार्ट। तो 2 पार्ट हम लोग का एसएचएम में।
अब लोग पहला पार्ट पढ़ चुके, दूसरा पार्ट क्या पढ़ने दोस्त, क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कोई है, नॉर्मल से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है दोस्तों। इसका जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 2π√m/k। सिंपल m/k, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट होता है टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 2π मास, जो भी स्प्रिंग ब्लॉक में सिस्टम में जो भी ब्लॉक का मास है वो अपॉन के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में के किसी भी तरीके से हो सकता है। किस तरीके का हो सकता है? 2-4 के लगाओ, 2-4 स्प्रिंग लगा हुआ, 2-4 स्प्रिंग लगाओ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लेना है? एसएसएम कांस्टेंट जगह पे के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लेना। आपको क्या लेना है? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, जरूरी नहीं कि स्प्रिंग हमेशा ऐसा ही हो सकता है कि स्प्रिंग में दोस्तों इस तरीके का कभी कोई इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाए। इधर मान लो एफ फोर्स लग रहा है, किधर कोई भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एनी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तब भी टाइम पीरियड यही होगा। कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तब भी टाइम पीरियड क्या होगा? ये होगा। मान लो कुछ नहीं भी लग रहा है तब भी टाइम पीरियड ये होगा। सपोज अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तब भी टाइम पीरियड क्या होगा? यही होगा दोस्तों। T = 2π√m/k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट। एक बात याद रखना, मान लो स्प्रिंग सीरीज में होता है। किसमें? सीरीज में होता है। तो मान लो ये K1 और ये K2, तो आप जानते हैं 1/k इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/k1 + 1/k2। आप ये बात आप जानते हो। अगर मान लो कोई दो किसमें आपका सपोज करो कि पैरेलल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन दोस्तों? पैरेलल, K1 एंड K2। तो इसमें जो के इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? K1 + K2। K1 + K2। आप ऐसे समझो ना, रेजिस्टेंस का ही जस्ट उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में सीरीज में हम लोग इस तरह से जोड़ते थे, इसमें पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो पैरेलल में लोग जिस तरह से इक्विवेलेंट निकालते थे, इसमें किसमें निकाल रहे हैं? सीरीज में। आपको ये बात याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है। चलो ठीक है, अब हम लोग जब बात कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे जो आपका स्प्रिंग जो टाइम पीरियड जो होता है इस केस में, किस केस में? स्प्रिंग ब्लॉक वाले केस में, वो क्या होता है? T = 2π√m/k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट। आपको एक बात याद रखना है, तो कांस्टेंट कुछ कोई फोर्स लगे, अगर वो कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड यही होगा। टाइम पीरियड यही होगा। जैसे सपोज करो कि कोई ब्लॉक है, ठीक है, मान लो इस तरह से लटक रहा होता है, मास m के, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? आपसे पूछता तो यही होता है यार। इसमें बस एक कांस्टेंट, ये भी तो सेम क्वेश्चन है। अंतर क्या है? सिर्फ यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा है ना, एक कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा है, सेम हो जाता। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आपसे पूछा टाइम पीरियड बताओ बच्चों। क्या बताओ? टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। कैसे? स्प्रिंग किसमें? पैरेलल में ब्लॉक लगा, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा? 2π√m/k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट कितना है दोस्तों? पैरेलल है तो क्या होगा? K1 + K2। K1 + K2 सिंपल। अरे इसका टाइम पीरियड यही होगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। अच्छा देखो, ये भी पैरेलल है और ये भी किसमें? ये भी कनेक्शन पैरेलल वाला कनेक्शन होता है दोस्तों। कैसा कनेक्शन है? ये भी पैरेलल वाला, ये भी पैरेलल कनेक्शन। याद रखिएगा, जब भी इस तरह का कोई कनेक्शन हो, जब भी ब्लॉक बीच में हो, इधर एक स्प्रिंग हो और इधर एक स्प्रिंग हो, ये कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल वाला। कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल। और इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा दोस्तों? इसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है? K1 + K2। अरे दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है तो के इक्विवेलेंट क्या होगा? सिंपल जोड़ दो, तो K1 + K2। मेरे ख्याल से आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये किसमें दोस्तों? के पैरेलल में। ये किसमें? पैरेलल में। उसी तरह देखो, इसको देखो दोस्तों, ये किसमें है यहाँ पर? ये किसमें? सीरीज में। किसमें दोस्तों? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका? 2π√m/k इक्विवेलेंट होता है ना। क्या होता है? के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट दो केस सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? 1/k + 1/k। ठीक है, तो 2/k 1/k इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? 2/k। तो के इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? k/2। k/2। अरे यहाँ पे के इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका? k/2। अरे यार 1/k इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? 1/k + 1/k। 1/k + 1/k। आप लोग रिपीटर आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? टाइम पीरियड हो गया आपका 2π√2m/k। सिंपल, 2π√2m/k। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है आपका? दोनों स्प्रिंग किसमें है? पैरेलल कनेक्शन। अरे कनेक्शन तो पहचान लेते हो ना किसमें है? बस तुम लोग पहचानोगे यार, दोबारा तेबारा पढ़ रहे होंगे आप लोग। ये दोनों किसमें है दोस्तों? पैरेलल में। तो टाइम पीरियड बताओ तो मुझे 2π√m/k इक्विवेलेंट। K + K2 के। सिंपल। ठीक है, अच्छा देखो ये किसमें है? ये वाला क्वेश्चन किसमें है? ये भी पैरेलल है, कुछ इंक्लाइंड एंगल है, कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, जो भी mg sin थीटा वाला फोर्स होगा दोस्तों, कांस्टेंट फोर्स है ना। तो इस कांस्टेंट फोर्स पे टाइम पीरियड कोई असर पड़ता नहीं है, टाइम पीरियड कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका भी क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड बता दो। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? K1 + K2, क्योंकि ये पैरेलल में। कैसा कनेक्शन है? पैरेलल में। K1 + K2 सिंपल। ठीक है, क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो और भी है क्या? ये हो गया, ये हो गया, चलो इसको भी हटा देते हैं। ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी देखो, ये सेम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। इसमें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। ये भी सेम क्वेश्चन है। एक कांस्टेंट फोर्स आ गया mg sin थीटा सिर्फ। इसका भी कितना होगा टाइम पीरियड? 2π√m/k। m जो भी यहाँ पे k है, k मान लो और भी स्प्रिंग होता है तो k इक्विवेलेंट डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी पैरेलल, इसका तो हो गया दोस्तों। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे k इक्विवेलेंट निकाल लो और टाइम पीरियड बराबर क्या होगा? 2π√m/k इक्विवेलेंट। अरे k इक्विवेलेंट तो निकाल सकते हो ना यार। देखो ये दोनों पैरेलल में है,
किसमें दोस्तों, पैरेलल में। तो के प्लस के कितना हो गया, 2k और के सीरीज में हुआ, 2k और के सीरीज में, तो आप वहां से निकाल सकते हो ना सीरीज कितना, के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसके समय, 2k इंटू के अपॉन 3k, तो कितना हो गया, एक के तो कैंसिल हो गया आपका, कितना हो जाएगा 2/3k, तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इस केस में 2/3k दोस्तों। तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका, खुद से निकाल लेना तुम, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 2π√3 ऊपर चला गया तो 3m/2k, सिंपल ये आंसर होगा इस क्वेश्चन, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, देखो एक अच्छा क्वेश्चन इसमें लास्ट में मैं लिया हूं एक अच्छा, क्या बोला कि कोई एक स्प्रिंग है लंबा सा, कोई एक स्प्रिंग है लंबा सा जिसका इक्विवेलेंट कितना है, के इक्विवेलेंट कितना दोस्तों, के कितना है, के है। आपको बोला कि कट इनटू एन इक्वल पार्ट, कितना कट किया गया, एन पार्ट में इसको काट दिए, एन पार्ट में इसको काट दिए, और वो एन पार्ट को काट करके दोस्तों हम लोग है ना इसको सीरीज में पैरेलल में जोड़ दिए, किसमें जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ दिए, उससे एक एम ब्लॉक को लगा, एम ब्लॉक को कनेक्ट किया। तो इसका पूछा आपसे टाइम पीरियड क्या होगा, इसका क्या पूछा दोस्तों, टाइम पीरियड क्या होगा। तो तरीका से क्या होता है बताओ, 2π√m/k इक्विवेलेंट ना। देखो अब तो ये स्प्रिंग नहीं है, अब तो आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये वाला है ना, इसका के इक्विवेलेंट निकालो। तो देखो जैसे आप इसको एन इक्वल पार्ट में कट के कितना, कोई भी स्प्रिंग को एन इक्वल पार्ट में कट करोगे ना यार, या किसी भी आप ऐसा समझो, स्प्रिंग कट करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है, और एन इक्वल पार्ट में अगर इसको कट कर दिए दोस्तों तो हर पार्ट का जो के होगा वो क्या होगा, एन टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जैसे मान लो इसमें जैसे एन पार्ट है, तो हर पार्ट का के इक्विवेलेंट कितना होगा, एन के कितना होगा दोस्तों, एन के। देखो एन के सब किसमें है, पैरेलल में, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, एन के प्लस एन के प्लस एन के प्लस एन के एन बार, कितना बार, एन बार, तो कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, के इक्विवेलेंट हो जाएगा एन के प्लस एन के कितना बार, एन टाइम्स, कितना टाइम्स, एन टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर के। तो के इक्विवेलेंट कितना हो गया दोस्तों, एन स्क्वायर के। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/n²k, सिंपल। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो ये सब चीज़ को जो भी टाइम पीरियड निकालने जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर का जो स्टेप है आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। वैसे यहाँ पे तो मैं शॉर्ट करने बताऊंगा, बट जो भी जैसे अदर चैप्टर में आप टाइम पीरियड निकालोगे, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है टाइम पीरियड निकालने के लिए। पहला स्टेप्स क्या है दोस्तों, फाइंड मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं दोस्तों जहाँ पे एफ नेट जीरो होता है। मीन पोजीशन किसको कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं दोस्तों, मीन पोजीशन। दूसरा क्या है, राइट डाउन द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। मीन पोजीशन पर टोटल फोर्स रिलेशन लिखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला, दोनों फोर्स इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तो दोनों फोर्स का रिलेशन लिख लो दोस्तों। उसके बाद क्या आपका, नॉट डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम, अब मीन पोजीशन से पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस करो, मीन पोजीशन से पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करो, एक्स डिस्प्लेस करो। अब दोस्तों एक्स डिस्प्लेस करके आप नेट फोर्स लिखो, क्या लिखो, नेट फोर्स लिखो, नेट एंड बैलेंस छोड़ दो, नेट फोर्स लिखो, क्या लिखो, नेट फोर्स। अब उस नेट फोर्स जो लिखे आप दोस्तों, राइट डाउन नेट फोर्स, उस नेट फोर्स को दोस्तों एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में लाने का कोशिश करो। किस फॉर्म में लाने की कोशिश करो, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में लाने का कोशिश करो, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। जैसे आप इस फॉर्म में लेते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया एसएचएम कांस्टेंट, क्या हो गया, एसएचएम कांस्टेंट ऑफ टाइम, आपका टाइम पीरियड बराबर हो गया 2π√m/k, या फिर ओमेगा बराबर हो गया √k/m। अरे दोनों में इसको एक निकाल लो तो दूसरा निकल ही जाएगा ना, दोनों को एक चीज को निकाल लो तो दूसरा निकल जाएगा। जैसे चलो कुछ हम लोग है ना इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। किस तरह का दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन, आपका स्प्रिंग ब्लॉक है, ठीक है, क्या दोस्तों स्प्रिंग ब्लॉक है ये भी, बट ये डायरेक्ट स्प्रिंग ब्लॉक नहीं है, डायरेक्ट स्प्रिंग ब्लॉक नहीं है। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक डायरेक्ट वाला नहीं है, इसमें पुल्ली आ गया, क्या पुल्ली आ गया दोस्तों, इसमें डायरेक्ट ब्लॉक से स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, तो वो टाइम पीरियड बराबर क्या हुआ, 2π√m/k इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें नेट एंड बैलेंस फोर्स लिखो। आप जानते हैं यहाँ पे मैं कांस्टेंट फोर्स को छोड़ दे रहा हूँ। आप क्या करो, ये मान लो यहाँ पे मीन पोजीशन पे, नीचे लेकर इक्विलिब्रियम में तो मीन पोजीशन पे होगा, आप इसको एक्स नीचे डिस्प्लेस करो, कितना डिस्प्लेस करो, एक्स नीचे डिस्प्लेस करोगे, ठीक है। तो ये कितना खिंचाएगा, एक्स खिंचाएगा। तो देखो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा दोस्तों, नेट फोर्स कितना लगेगा इस पर, टी बराबर कितना हो जाएगा, के एक्स, दोनों एक दूसरे का अपोजिट में, तो इसलिए माइनस के एक्स लिख दिया। इसलिए टाइम पीरियड यहाँ पे ये टेंशन है, ये क्या है, टेंशन है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा दोस्तों, √2π m/k। अच्छा देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम था, एक्चुअली क्या था, सेम ही है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, इस दोनों क्वेश्चन कोई अंतर है नहीं। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ तरीका क्या है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक्स डिस्प्लेस करो, कितना डिस्प्लेस करो, एक्स डिस्प्लेस करो इसको, ठीक है। उसके बाद नेट अनबैलेंस फोर्स लिखो। अब वो mg वाला फोर्स भूल जाओ, और जो इनिशियली टेंशन, देखो इनिशियली क्या था, टी बराबर mg था ना, इसमें ये वाला भूल जाइए, इनिशियल वाला चीज भूल जाइए। आप उसको मतलब एक्स डिस्प्लेस करो और नेट अनबैलेंस वाला फोर्स लिखो,
वैसे ये क्वेश्चन सेम, इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो सेम है, ये और ये दोनों आंसर सेम ही आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो इस क्वेश्चन से समझो, इस क्वेश्चन से आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तरीका क्या सुनो, तरीका क्या दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तरीका क्या सुनिएगा, तरीका क्या है कि आप एम ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस करो, क्या करो, एक्स डिस्प्लेस करो। याद रखना नेट फोर्स हम लोग इस पर लिखते हैं, किस पर लिखते हैं, नेट फोर्स इस पर। एम ब्लॉक कितना डिस्प्लेस किए, एक्स। आप जैसे इसको एक्स डिस्प्लेस किए तो याद रखिएगा, एक्स डिस्प्लेस किए तो आपका पुल्ली कितना नीचे जाएगा, ये पहले बता दो। देखो ये अगर ब्लॉक अगर एक्स नीचे गया तो ये रस्सी कितना नीचे गया, एक्स। देखो तो पुल्ली आपका आएगा दोस्तों x/2 नीचे, कितना आएगा x/2 क्योंकि आधा x/2 इधर से और आधा इधर से, तो टोटल x नीचे गया ना। अरे पुल्ली x/2 नीचे आएगा, कितना आएगा, तभी तो x/2 इधर से लूज होगा, x/2 इधर से लूज होगा तो ब्लॉक x नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखो स्प्रिंग कितना खिंचाया, स्प्रिंग खिंचाया आपका स्प्रिंग खिंचाया x/2, कितना खिंचाया x/2, ठीक है। तो स्प्रिंग जो फोर्स आया वो कितना आया, kx/2, कितना फोर्स आया kx/2। देखो आपको क्या करना है, देखो इधर टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 2T बराबर कितना हो गया आपका kx/2 ना, kx/2, तो T बराबर कितना हो गया दोस्तों, kx/4, क्या हो गया kx/4। टेंशन बराबर क्या हो गया, यहाँ पे जो नेट अनबैलेंस टेंशन जो निकालोगे वो क्या आएगा kx/4, या अनबैलेंस फोर्स जो निकालोगे, टेंशन है या फोर्स, अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो kx/4। देखो ये जो टेंशन है ऊपर डायरेक्शन में और x आपका नीचे डायरेक्शन में है, नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, क्या लग गया, माइनस लग गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे आ गया। अब देखो आपका SHM कांस्टेंट ये वाला टर्म है -k/4, क्या है -k/4। तो बता दो टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√m/k होता है ना, m/k का वैल्यू k का वैल्यू कितना, k/4। तो 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे k आ जाएगा, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। सोचना कैसे किया है, अच्छा सोचना कैसे किया दोस्तों, ईजी था क्वेश्चन, क्या था, ईजी था क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, ईजी है ये भी क्वेश्चन, बहुत ईजी है। चलो इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करो, आप सपोज करो ब्लॉक को x नीचे डिस्प्लेस करो, कितना डिस्प्लेस किया, x। अब देखो पुल्ली नीचे कितना जाएगा, x, कितना जाएगा x, तो पुल्ली नीचे कितना आ गया दोस्तों, x। तो देखो इधर से भी x आया, इधर से भी x आया, तो स्प्रिंग कितना खिंचाएगा, स्प्रिंग खिंचाएगा 2x, कितना खिंचाएगा 2x। तो बता दो इसमें जो टेंशन आएगा, इस वाले जो पार्ट में, जो ऊपर वाले जो पार्ट में जो टेंशन आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, 2kx होगा कि नहीं होगा। इधर जो टेंशन आएगा दोस्तों वो क्या होगा, 2kx। अरे पूरे रास्ते में 2kx होगा ना। देखो अब देखो ब्लॉक पे जो लग रहा है t, तो t बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये जो t है बराबर कितना हो जाएगा, 2kx + 2kx ना। अरे यार इधर भी 2kx लग रहा है, इधर भी 2kx लग रहा है, तो कितना लगेगा 4kx। नहीं समझ में आया, अरे इस ब्लॉक पे ही तो नेट फोर्स निकालना है ना आपको। देखो जैसे आप इसको x नीचे खींचे तो स्प्रिंग कितना खींचा, 2kx। तो इधर भी 2kx का टेंशन ऊपर लगेगा पुल्ली पर, इधर भी 2kx का टेंशन ऊपर लगेगा पुल्ली पर। तो और देखो यहाँ पे क्या लग रहा है t, तो t बराबर क्या होगा 2kx + 2kx। अरे यार इस तरह का है ना, ऊपर क्या लग रहा है 2kx और इधर भी क्या लग रहा है 2kx। नीचे जो आपको निकालना नीचे वाला फोर्स, तो वो कितना हो जाएगा, एपिसोड 2kx + 2kx कितना हो जाएगा, 4kx होगा कि नहीं होगा। तो यही तो नेट अनबैलेंस फोर्स है। देखो आप x डिस्प्लेस नीचे किए थे बट फोर्स आपको ऊपर के डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस लिख दिया, क्या लिखता है माइनस। इससे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा दोस्तों, √2π/m/k। SHM कांस्टेंट कितना 4k, तो m/4k आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, इजी था, कुछ भी नहीं था। खुद से करना, दिमाग लगाना कैसे किया मैं बहुत शॉर्टकट में बता दिया आपको। दिमाग जरूर लगाना, शॉर्टकट आना चाहिए एग्जामिनेशन में, तभी तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नोट डाउन कर लो फास्ट। देखो दोस्तों हम लोग ना 2 ब्लॉक सिस्टम का अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम पीरियड। इस सारे क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालना, क्या निकालना, डिफरेंट मेथड से। वैसे इस क्वेश्चन को देख लो, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वैसे लंबा सा आएगा, मतलब प्रोसीजर बहुत इसका लंबा है, लेंदी है, मैं उतना में नहीं जा रहा हूँ। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो याद रखिएगा टाइम पीरियड जो होता है ना दोस्तों, वो होता है 2π√μ/k। क्या होता है दोस्तों, 2π√μ/k। ये जो म्यू है रिड्यूसिंग मास होता है, या फिर इसका वैल्यू आप याद कर लो, नाम नहीं जरूरी है। इसका वैल्यू होता है m1 m2/m1 + m2। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग मास। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है m1 m2/m1 + m2, और k आपका वही SHM कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट इस क्वेश्चन। तो टाइम पीरियड क्या होगा 2π√μ/k। इस तरह के क्वेश्चन में जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज करो इस तरह क्वेश्चन है, मास m और ये k, क्या इसका आंसर बता सकते हो दोस्तों, हाँ बता सकते हो। बस आपको रिड्यूसिंग मास निकालना है। रिड्यूसिंग मास क्या होगा, m/m/m + m, तो 2m तो m/2। इसका म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, m/2। तो बता दो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा दोस्तों, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका √2π m का वैल्यू कितना m/2, तो m/2k। सिंपल, दिस इज आंसर। अगर ये क्वेश्चन होगा तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो मैं एक और मेथड में आपको बताता हूँ टाइम पीरियड निकालने के लिए। एक और मेथड में आपको बताता हूँ टाइम पीरियड निकालने के लिए, क्योंकि जो अभी तक जो मेथड लोग यूज कर रहे थे वो मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन का टाइम पीरियड निकालने के लिए,
देखिए एनर्जी मेथड में क्या है कि मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सुन। सपोज करो कोई आपका एक एसएचएम है, है जिसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब देखो मान लो यहाँ से x दूरी पे, कितना दूरी पे दोस्तों? ये कुछ एसएचएम इस तरह से कर रहा होगा। सपोज करो यहाँ से x दूरी पे, इसका वेलोसिटी v मैं मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ? वेलोसिटी v मान रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी क्या होगा इसका? टोटल एनर्जी क्या लिखोगे आप? टोटल एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ ऑफ k x स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। लिखोगे नहीं लिखोगे? टोटल एनर्जी तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी x डिस्टेंस पर, मीन पोजीशन से किसी भी x दूरी पर टोटल एनर्जी यही होगा ना, ठीक है। बस यही मेथड ही है दोस्तों। आपका तरीका क्या होगा? आप इसमें टोटल एनर्जी लिखो एनर्जी मेथड में, किसी भी आपको मान लो कोई ऑसिलेटरी पार्टिकल दिया हुआ है, आप उसका टोटल एनर्जी लिखो। क्या लिखो? टोटल एनर्जी। और उस एनर्जी को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। किस फॉर्म में लाने की कोशिश करो? इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। जैसे इस फॉर्म में आ गया दोस्तों, तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर, देखो m क्या होगा दोस्तों? जो काइनेटिक एनर्जी में जो मास आ रहा है वो m, काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में जो मास है वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। m के जगह पे जो होगा वही आ जाएगा ऊपर में, m/k। पोटेंशियल एनर्जी में जो k के जगह पे वो आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल, आप इस क्वेश्चन से और अच्छे समझ जाओगे। आप इसको बस ये मेथड याद रखिएगा, इस तरीके से करते हैं। एनर्जी मेथड ये है, ठीक है। एनर्जी मेथड ये है। चलो मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ आपको, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बना के दिखाता हूँ आपको। सब देखो तरीका क्या है, तरीका सुन लो। तरीका क्या है दोस्तों? अच्छा ये क्या है? डिस्क है और ये यहाँ पे ना रोल करेगा। क्या करेगा? रोल। तो ये प्योर रोलिंग होगा। कैसा होगा? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मैं लूंगा, ठीक है। तो जैसे आप इसको x लाए, x खींचोगे तो इस तरह से घूम रहा होगा ना। क्या हो रहा होगा? घूम रहा होगा। अरे ये सिलेंडर जैसा है, ये इस तरह से सिस्टम कर रहा है। समझ रहे कैसे सिस्टम कर रहा है? इस तरीके से सिस्टम कर रहा है। तो जैसे आप इसको x दूरी पे लाए, यहाँ पे लाए, तो देखो सपोज को इसका वेलोसिटी v हो गया। क्या हो गया? v। और ये घूमेगा भी ना, घूमेगा तो क्या होगा? ओमेगा मान लो, एंगुलर वेलोसिटी क्या मान लो? ओमेगा। और आप यहाँ से जानते हैं v बराबर क्या होगा? ओमेगा आर, क्योंकि प्योर रोलिंग है ना। v बराबर क्या लिखोगे आप? v बराबर क्या लिखोगे? ओमेगा आर, क्योंकि प्योर रोलिंग का केस, किसका केस है? प्योर रोलिंग का। तो इस कंडीशन में टोटल एनर्जी लिखो। क्या लिखो? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी लिखोगे आप तो वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। होगा या नहीं होगा? काइनेटिक एनर्जी कितना है दोस्त? देखो ये प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग में आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। ये हुआ प्योर रोलिंग का दोस्तों टोटल एक काइनेटिक एनर्जी। प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल, एक्स दूरी पे ले गए तो स्प्रिंग में इतना ही एनर्जी स्टोर हुआ ना। तो अब देखो यहाँ पे देखो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, देखो डिस्क है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस पॉइंट के ओर घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर बाई 2। क्या होगा? mr स्क्वायर बाई 2। तो आई कितना हो गया आपका? m स्मॉल m है, mr स्क्वायर बाई 2। अरे जो भी है mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ओमेगा को लिख सकते हैं v अपॉन आर। ओमेगा को लिख सकते हैं ना v अपॉन आर। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं। प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब देखोगे यहाँ पे टोटल एनर्जी यही हुआ आपका। अब देखोगे इसको और सॉल्व अच्छे से करोगे दोस्तों। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, किधर लिख रहा हूँ? अब इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे से सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। तो क्या होगा? देखो आपका टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m बाई 2 स्मॉल m बाई 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। यही हुआ ना टोटल एनर्जी। अब देखो यहाँ वी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लो। क्या कर लो? वी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लोगे तो टोटल एनर्जी क्या लिखोगे आप? हाफ ऑफ m प्लस m बाई 2 कितना हो जाएगा? 3m बाई 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। यही हुआ ना टोटल एनर्जी भाई। अब देखो टाइम पीरियड यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। टाइम पीरियड बराबर होगा 2 पाई रूट ओवर m बाई के। m के जगह पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में जो m के जगह पे वो क्या है? 2m बाई 3m बाई 2 3m बाई 2 m बाई के होता है, के जगह पे क्या है? के। ये तो टाइम पीरियड कितना हो गया दोस्तों आपका? 2 पाई रूट ओवर 3m बाई 2 के। दिस इज आंसर। सिंपल था क्या? सिंपल है, ठीक है। टफ लगा क्या? एनर्जी मेथड ये है क्या? ये कौन सा मेथड दोस्तों? एनर्जी मेथड। देखो जैसे काइनेटिक एनर्जी लिख दी तो टाइम पीरियड क्या होता है? t इक्वल 2 पाई रूट ओवर m बाई के। m क्या है? काइनेटिक एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म से निकालो m, और के कहाँ से निकालो? पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म से। ये मेथड था दोस्तों। ये आपका क्या था? आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को देख लो, या खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को? ट्राई करो, वैसे प्रैक्टिस होगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ, है ना।
तरीका क्या होगा, इसको एक्स खींचो, इसको एक्स नीचे उतारो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो गया v, कितना हो गया v। अब देखो यहाँ पे जो आपका पुल्ली है वो मासलेस नहीं है, इस पुल्ली का मास है m है और रेडियस क्या है r, रेडियस कितना r है और मास कितना है m है। तो दोस्तों ये भी तो ओमेगा से घूमेगा ना, घूमेगा नहीं घूमेगा। और आप जानते हैं v बराबर क्या होगा, ओमेगा r। इस कंडीशन में क्या होगा, v बराबर ओमेगा r, v बराबर ओमेगा r हो जाएगा। तो देखो टोटल एनर्जी लिखोगे आप, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखो, क्या लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखोगे आप, तो वो क्या होगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले तो इसका एनर्जी होगा कितना होगा, हाफ ऑफ एम, पहले काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस इसका काइनेटिक, ये सिर्फ रोटेट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस स्प्रिंग वाला एनर्जी लिखो, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हाफ ऑफ एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई कितना आपका, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू ना, एम आर, अरे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू होगा ना, इंटू ओमेगा क्या होगा दोस्तों, ओमेगा होगा वी अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखो वी वाले ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, आपको वी वाले टर्म को एक साथ ले लो तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम प्लस कैपिटल एम बाई टू, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, यही होगा ना यार, देखो यहीं से लिखे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल एनर्जी ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अब इसको इससे कंपेरिजन करवा लो, तो देखो मास की जगह पे ये वाला टर्म है, ठीक है, और के की जगह पे ये वाला टर्म, तो टाइम पीरियड बताओ तो क्या होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा रूट पाई रूट ओवर एम बाई के, एम का वैल्यू क्या है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई टू, कैपिटल एम पुल्ली का मास है, ठीक है, अपॉन के, सिंपल, दिस इज आंसर, ठीक है, दिस इज आंसर, याद रखिएगा, इजी था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सारा सारा मासलेस स्प्रिंग था, कैसा था, मासलेस स्प्रिंग। अगर मान लो स्प्रिंग में मास होता तो क्या होता है, स्प्रिंग में मास होता है। एक सिंपल से एक बस क्वेश्चन फॉर्मेट याद रखिएगा, क्या रखिए याद, फॉर्मेट याद रखिए सिर्फ, और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखो सपोज करो कोई आपका स्प्रिंग है, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो सेम आएगा, ठीक है, मैं वर्टिकली ले रहा हूँ, कोई आपका एक क्या स्प्रिंग है दोस्तों, क्या है स्प्रिंग, लाइक दिस मास एम, और स्प्रिंग का मास आपको देखा एम एस, कितना देखा, मास ऑफ स्प्रिंग एम एस है, और ये ब्लॉक का मास एम, ब्लॉक का मास क्या है एम। तो आपसे पूछा कि टाइम पीरियड क्या होगा, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में टाइम पीरियड सेम आएगा, मैं वर्टिकल वाले केस में क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था तो वर्टिकल बना दिया, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों, अगर ये मासलेस होता तो टाइम पीरियड क्या होता है आपका, 2 पाई रूट ओवर मास ऑफ ब्लॉक जो मास ऑफ पार्टिकल अपॉन के होता है। अगर स्प्रिंग भी मास वाला हो गया, स्प्रिंग भी मास वाला हो जाता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस मास में बस इतना ऐड कर देना, एम एस अपॉन 3, मास ऑफ स्प्रिंग बाय 3, बस इतना ही करना, मास ऑफ स्प्रिंग अपॉन 3, मास ऑफ स्प्रिंग अपॉन 3 कर देना, ठीक है, मास ऑफ स्प्रिंग अपॉन 3, यही होता है दोस्तों। अगर मास वाला स्प्रिंग रहा, स्प्रिंग मासलेस नहीं हुआ तो क्या होगा, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एम प्लस एम एस बाय 3 अपॉन के, मतलब जो एम आता था वहाँ पे क्या करोगे, मास ऑफ पार्टिकल प्लस मास ऑफ स्प्रिंग अपॉन 3, उस फॉर्मूले में बस इतना इससे रिप्लेस कर दो, बाकी आपका सारा का सारा आंसर क्या है, सेम टू सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये कैसा है दोस्तों, मास वाला स्प्रिंग है, कैसा स्प्रिंग है, मास वाला, ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं रहा है, ठीक है, ओके। देखो दोस्तों जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ना वो एंगुलर एसएचएम है, क्या है दोस्तों, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। अब देखिए एंगुलर एसएचएम का बात हम लोग कर ले, तो एंगुलर जैसे बात आ गया तो सारा का सारा चीज़ क्या आएगा, एंगुलर फोर्स का एंगुलर टर्म्स क्या होता था, टॉर्क, क्या होता था टॉर्क, इसमें क्या आएगा टॉर्क, उसमें क्या था दोस्तों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या सिंपल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा आएगा इसमें, ठीक है, क्या थोड़ा बात क्लियर है। वहाँ पे क्या आता था एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन में आपको क्या करना है, वहाँ पे फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का फॉर्म लाते थे ना, एफ इक्वल टू क्या फॉर्म लाते थे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्म लाते थे वहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन में, वो जो पढ़े थे लीनियर एक्सेलरेशन था। यहाँ पे जो लाएंगे क्या होगा, एफ की जगह पे टाउ आ जाएगा, के जगह पे वही एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट किया है, के ही लिख रहे हैं, एक्स की जगह पे थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा थीटा, ठीक है। तो ऐसे टॉर्क को आप लिख सकते हैं आई अल्फा बराबर माइनस के थीटा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बोलो, माइनस के अपॉन आई इंटू थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, रूट ओवर के अपॉन आई, आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाइम पीरियड कितना होगा, रूट ओवर आई अपॉन के, याद है वहाँ पे टाइम पीरियड कितना होता था, रूट ओवर, अच्छा 2 पाई भूल गया मैं, सॉरी 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई इंटू वहाँ पे एम बाई क्या होता था वहाँ, अब यहाँ पर क्या होगा एंगुलर में आई अपॉन के, क्या हो जाएगा आई अपॉन के। एक एंगुलर सिस्टम का एग्जांपल है दोस्तों सिंपल पेंडुलम, क्या है दोस्तों सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है दोस्तों कि एक मतलब रॉड से कोई बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, मास लटका है और ये रॉड यहाँ पे हिंज्ड है, क्या यहाँ पर हिंज्ड है, क्या है दोस्तों हिंज्ड है ये रॉड, और ये रॉड ऐसे ऐसे कर सकते हैं,
ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड आप बहुत पहले से क्लास 9 से ही आप पढ़ते हो, इसका टाइम पीरियड क्या होता है बता दो। टी पाई बराबर टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। याद रखना सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो याद रखिएगा ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, मास है दोस्तों। एक्चुअली आप और अच्छे से लिखोगे ना, देखो क्योंकि हर जगह जी का वैल्यू चेंज होता है, हर जगह क्या होता है दोस्तों, जी का वैल्यू चेंज होता है। तो याद रखिएगा टाइम पीरियड का जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी इफेक्टिव होता है। एक्चुअली एल अपॉन जी इफेक्टिव, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, जी चेंज होता है। क्या होता है, जी चेंज। सपोज करो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मान लो ये आपका सिंपल पेंडुलम, क्या सिंपल पेंडुलम मास है और इस पर चार्ज है क्यू। कितना चार्ज है क्यू। अगर सपोज करो लेंथ है ले लो, सपोज करो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, कितना ई नॉट। आपसे पूछा टाइम पीरियड बताओ इसका, क्या बताओ टाइम पीरियड। तो दोस्तों टाइम पीरियड क्या होगा, पहले जी इफेक्टिव निकालो, क्या निकालो, जी इफेक्टिव। अब देखोगे दोस्तों तो जी इफेक्टिव निकालने जाओगे तो नीचे क्या लग रहा है, जी, क्या लग रहा है दोस्तों, जी। और इधर कितना एक्सेलरेशन लगेगा, देखो क्यू ई वाला फोर्स इतना लगेगा ना, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्यू ई अपॉन एम। तो नेट जी इफेक्टिव कितना हो गया दोस्तों, जी इफेक्टिव आपका हो गया रूट ओवर, जी इफेक्टिव क्या हो गया इस केस में, इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का स्क्वायर। हुआ या नहीं हुआ। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी इफेक्टिव। क्या होगा, जी इफेक्टिव में जी की जगह पे ये पुट कर देना, जी की जगह पे ये पुट कर देना। क्या मेरी बातें क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर सपोज करो अगर इसी तरह क्वेश्चन होता कि आपको एल लेंथ है, मास एम है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्या क्यू है। अब हम लोग है ना कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डाल रहे हैं, किस तरीके से, इस तरीके से, ई नोट। आपसे पूछा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड देखो क्यू चार्ज है इसमें, क्या कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। और देखो तो क्यू ई वाला फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना, लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी ना, एल बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कितना है, नीचे भी जी है, और जो आपका क्यू ई अपॉन एम, जो अभी क्यू ई फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्यू ई अपॉन एम। तो क्यू ई अपॉन एम वाला फोर्स नीचे लगा तो कितना हो जाएगा, जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। क्या इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो ना यार, कुछ भी नहीं है। समझ रहे टाइम पीरियड कैसे निकालें, यहाँ पे जी इफेक्टिव होता है, क्या होता है दोस्तों, जी इफेक्टिव। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखना आपको, इसमें क्या याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव, एल बाई जी इफेक्टिव। अगर सपोज करो तुम सेटेलाइट में चले जाओ, कहाँ चले जाओ दोस्तों, सेटेलाइट में, या जहाँ पे वेटलेसनेस का मतलब वेटलेस आप फील कर रहे होंगे जहाँ पर, वहाँ पे जी इफेक्टिव क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। तो जैसे जी इफेक्टिव जीरो हो गया तो क्या होगा, टाइम पीरियड इन्फिनिटी। तो जैसे एट सेटेलाइट, कहाँ दोस्तों, सेटेलाइट वेटेलाइट में क्या होता है आपका, सेटेलाइट में क्या होता है दोस्तों आपका, जी जीरो, जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है। तो आपका टाइम पीरियड उस केस में क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटी टाइम पीरियड होता है। कितना होता है टाइम पीरियड उस केस में क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। अच्छा वन मोर थिंग, ऑन द अर्थ सरफेस, कहाँ पे दोस्तों, अर्थ सरफेस का बात कर ले हम लोग। अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 84.6 मिनट। कितना होता है, 84.6 मिनट। याद रखिएगा, ये वैल्यू सिर्फ याद रख लीजिए आप, तो सर डेरिवेशन करके लाना पड़ता है, इसमें अर्थ का कर्वेचर भी लिया गया है। तो किसी भी सिंपल पेंडुलम का इससे कम ही होता है टाइम पीरियड, हमेशा इससे कम ही होता है टाइम पीरियड। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है दोस्तों टाइम पीरियड, 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। किसी भी सिंपल पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम पीरियड यही हो सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, सिंपल पेंडुलम में जो टी बराबर जो होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव होता है। क्या होता है, जी इफेक्टिव। अच्छा एक तरह का और पेंडुलम होता है जिसको आप पढ़े हो, जो हम लोग वॉच में यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं वॉच में। अरे वो घंटे वाला घड़ी देखे हो ना यार, वो वाला पेंडुलम का बात कर लेते हैं। ठीक है, उस पेंडुलम का नाम है दोस्तों सेकंड पेंडुलम। क्या नाम है इसका, सेकंड पेंडुलम। इसका नाम क्या दोस्तों, सेकंड पेंडुलम, सिंपल। सेकंड पेंडुलम जो हम लोग वॉच में यूज करते हैं। देखो वॉच ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो देखो पूरा जब वॉच ऐसे पूरा जब पेंडुलम पूरा एक ऑसिलेशन करता है तो घड़ी में है ना वो 2 सेकंड आगे बढ़ता है। कितना सेकंड आगे बढ़ता है दोस्तों, जैसे ऐसे करता है दोस्तों। पूरा एक बार दोस्तों पूरा ऑसिलेशन करने में वो मेन पोजीशन से कितना बार पास हो रहा है, 1 2, मेन पोजीशन से 2। अरे यहाँ से स्टार्ट और फिर यहाँ पहुंचा तो मेन पोजीशन से वो कितना बार पहुंचा, मेन पोजीशन कितना बार क्रॉस किया, 2 बार। तो मेन पोजीशन पे आप समझो एक लीवर होता है जिसको वो 2 बार टच करता तो आपका सेकंड वाला जो सुई होता है घड़ी में आपका वो 2 सेकंड आगे करता है वॉच को। ठीक है, तो देखो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना दोस्तों वो होता है 2 सेकंड। कितना होता है, 2 सेकंड। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड। अगर अर्थ का केस कर लेंगे, अर्थ का केस ले ले तो देखो टाइम पीरियड 2 सेकंड मतलब 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी बराबर कितना हो गया, 2 सेकंड। ठीक है दोस्तों,
तो कुछ कुछ कर लो इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 2 2 तो कैंसिल हो गया आपका ना, दोनों साइड स्क्वायर करो तो पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी बराबर कितना होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल अपॉन जी बराबर कितना हो गया दोस्तों, जी अपॉन पाई स्क्वायर। तो जी अपॉन पाई स्क्वायर, जी पाई स्क्वायर जी ही होता है लगभग, अप्रॉक्स इसको लिख सकते हैं आप 1 मीटर, कितना लिख सकते हो, थोड़ा सा 1 मीटर से कम होता है, 0.98 सेंटीमीटर के आसपास में आता है। सॉरी क्या लिख दिया, एल बाई जी, तो एल बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, एल बराबर एक्चुअली। तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है, याद रखिएगा 1 मीटर। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम अप्रॉक्स कितना आता है दोस्तों, 1 मीटर। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम क्या आता है, अप्रॉक्सिमेटली इसका वैल्यू होता है 1 मीटर। कितना होता है, 1 मीटर। ये आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, मतलब एग्जामिनेशन पूछ चुका है। मैं आपको इतना सारा क्वेश्चन करवाया हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है आपको। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इससे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। देखो लेंथ कितना होगा, 1 मीटर। कितना होगा किसका, सेकंड पेंडुलम का हमेशा लेंथ कितना होता है दोस्तों, 1 मीटर। आप देखेंगे पुराने जमाने में जो मतलब आपका पेंडुलम होता था वो बहुत लंबा लंबा होता था, क्या होता था, बहुत ही लंबा लंबा। अरे 1 मीटर का तो पेंडुलम ही होगा, और बाकी तो 1 मीटर मतलब इतना बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा हो गया, समझ रहे हैं 1 मीटर कितना ज़्यादा होता है। तो बड़ा बड़ा वॉच होता है। आजकल तो आप देखते हो छोटा छोटा घड़ी हो गया है, वो पेंडुलम वॉच नहीं होता है, ठीक है। पेंडुलम वॉच एक्चुअली में आप शायद कभी देखे होंगे, नहीं देखेंगे पता नहीं, आप देखे होंगे दोस्तों CTUT में, मूवी में देखते होंगे, CTUT में लगा होता था पेंडुलम वॉच, मूवी में देखे होंगे, बर्फी मूवी में आप देखे थे, ठीक है। चलो ये है आपका, और नोट डाउन कर लो फास्ट इसको। सेकंड पेंडुलम क्या होता है दोस्तों, जो वॉच में यूज होता है उसको क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम। क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम। देखो दोस्तों लोग कुछ एंगुलर एसएचएम का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंगुलर एसएचएम पर कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है एक, क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, तो आपको बोला क्या कि मतलब इसका टाइम पीरियड निकालो। जैसे इस तरह से लटक रहा है, कोई यहाँ पर हिंज है रॉड और इस तरह से लटक रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा ऑसिलेट, थोड़ा सा मतलब रोटेट करो, फिर छोड़ दो। तो ये ऐसे करेगा ना, ये ऐसे करेगा तो उसका टाइम पीरियड निकालने का, निकालना टाइम पीरियड। तो तरीका क्या होता है टाइम पीरियड निकालने का, टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है जैसे वहाँ पे हम लोग करते थे एक्स डिस्प्लेस करते थे, यहाँ पे हम लोग थीटा रोटेट करेंगे, ठीक है। वहाँ हम लोग नेट फोर्स लिखते थे लीनियर एसएचएम में, यहाँ पे हम लोग नेट टॉर्क लिखेंगे। वहाँ हम लोग नेट फोर्स को -F - -kx फॉर्म में लाते थे, यहाँ पे नेट टॉर्क को F = टाउ -k थीटा फॉर्म में लाएंगे। वहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा 2π√i/k, क्या होगा 2π√i/k। तरीका क्या होगा, चलो इस क्वेश्चन में मैं बनाता हूँ, इसको थीटा रोटेट कर दो, क्या कर दो, थीटा रोटेट करो। थीटा रोटेट करोगे दोस्तों तो mg इस तरह से लगेगा मिड पॉइंट पे, लगेगा नहीं लगेगा, और ये दूरी कितना होगा L/2। अरे यार mg तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा L/2 पर, ठीक है। तो अब देखो mg का टॉर्क लिखो, क्या लिखो दोस्तों, mg का टॉर्क कितना होगा बता देना, टाउ नेट लिखो। टाउ नेट क्या है, सिर्फ mg का ही टॉर्क आएगा, क्या है mg का टॉर्क। तो mg का टॉर्क कितना होगा mg, ठीक है, इंटू दोस्तों ये वाला दूरी ना, कौन सा वाला दूरी, ये वाला दूरी, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये वाला डिस्टेंस आएगा कितना आपका, ये थीटा है और ये L/2 तो कितना होगा L/2 sin थीटा, ये वाला दूरी कितना होगा L/2 sin थीटा, L/2 sin थीटा। क्योंकि हम लोग बहुत कम ही बहुत स्मॉल एंगल रोटेट कराते हैं दोस्तों, इसलिए sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा। अच्छा वन मोर थिंग, आप देखो आप रोटेट इसको इधर करवा रहे हो, ठीक है, रोटेट आप इसको इधर करवा रहे हो और टॉर्क इसको इधर रोटेट कर रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे माइनस है, क्या जाएगा माइनस, क्योंकि थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है टॉर्क, मतलब थीटा देखो बाहर के डायरेक्शन में, टॉर्क अंदर के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा -mg/L/2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू sin थीटा का वैल्यू थीटा हो जाएगा, तो टाउ बराबर ये हो गया, टाउ नेट बराबर। देखो ये जो टर्म है यही तो अपना k हो गया ना, यही तो अपना क्या हो गया k। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा 2π√i/k, i का वैल्यू कितना होगा रॉड के केस में बता दो, रॉड के केस में कितना होगा 2π√, रॉड के केस में रॉड एक पॉइंट पे ही है, इस पॉइंट के बाद कितना होगा ml²/3 कितना होगा ml²/3 अपॉन k का वैल्यू कितना है mg/L/2, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा mm तो कैंसिल हो जाएगा आपका, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा टाइम पीरियड बच गया आपका 2π√2m, सॉरी m तो कैंसिल हो गया आपका 2L/3g। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रॉड, वैसे कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं, अगर इस तरह कोई रॉड लटक रहा होगा तो इस तरह का कोई रॉड लटक रहा होगा तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज करो ये वाला रॉड को देखो, आप क्या इसको कर सकते हैं, सेम होगा, बस एक स्प्रिंग का फोर्स नया ऐड होगा। क्या होगा दोस्तों, एक स्प्रिंग वाला फोर्स नया ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। तरीका क्या होगा, इसको थीटा एंगल रोटेट करो, क्या करो थीटा एंगल रोटेट करो। चलो इसको मैं यहाँ से थीटा एंगल ऐसे रोटेट कर दिए, ठीक है, थीटा एंगल रोटेट कर दिए। तो देखो स्प्रिंग कितना खिंचाएगा, ये इतना खिंचाएगा स्प्रिंग कितना खिंचाएगा k थीटा, सॉरी ये L/2 है ना आपका। अच्छा ये मिड पॉइंट पे लगा हुआ, कहाँ पे लगा हुआ, मिड पॉइंट पे लगा हुआ है, ठीक है। ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का दूरी मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया आपका L/2, कितना हो गया L/2। तो ये कितना होगा दोस्तों L/2 थीटा ना, L/2 थीटा। तो स्प्रिंग कितना खींचा है L/2 थीटा। तो देखो आगे इसका एफबीडी बनाओगे आप, एफबीडी बनाओगे तो इधर कितना फोर्स लगेगा,
के इंटू एक्स का वैल्यू कितना है एल अपॉन टू इंटू थीटा। अरे जितना खींचा है वही तो एक्स हुआ ना, स्प्रिंग जितना खींचा है एल बाई टू इंटू थीटा। एम जी कितना लग रहा है दोस्तों, एम जी नीचे, ठीक है, ये आपका यही आपका क्या है थीटा, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है थीटा, ये क्या है थीटा। तो देखो अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, अब यहाँ से आप डायरेक्ट, ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, क्या हो गया दोस्तों स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, और यहाँ पे ये हीच है, क्या है यहाँ पे हीच है, तो ये स्प्रिंग फोर्स कितना है आपका स्प्रिंग फोर्स है के, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना है एल बाई टू इंटू थीटा, ठीक है। तो नेट टॉर्क लिखोगे आप, नेट टॉर्क लिखोगे तो क्या होगा, नेट टॉर्क होगा आपका एम जी का टॉर्क लिखो, पहले क्या लिखो एम जी का टॉर्क, एम जी इंटू ये एल बाई टू है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा एल बाई टू साइन थीटा, तो एल बाई टू साइन थीटा, अरे ये वाला दूरी कितना होगा एल बाई टू साइन थीटा प्लस, ठीक है। देखो दोनों का टॉर्क क्या बाहरी की तरफ है, इसका टॉर्क बाहर की तरफ, इसका टॉर्क बाहर की तरफ, बट आप रोटेट किया कि अंदर की तरफ, इसलिए माइनस यहाँ पे पहले ले लो, क्या ले लो माइनस यहाँ पे पहले ले लो, ठीक है, प्लस इसका टॉर्क लिखो, स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क लिखो, स्प्रिंग फोर्स कितना है के इंटू एल बाई टू इंटू थीटा इंटू अब देखो ये वाला दूरी ना, सॉरी हाँ ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगा तो ये वाला डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये वाला दूरी कितना है दोस्तों, ये वाला दूरी कितना होगा एल बाई टू कॉस थीटा, अरे ये एल बाई टू है तो ये कितना होगा एल बाई टू कॉस थीटा इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना हो गया आपको बता दो, आपका क्या हो जाएगा माइनस, देखो साइन थीटा वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1, कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, एम जी एल बाई टू इंटू थीटा, ठीक है, प्लस के एल स्क्वायर बाई 4 कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया इंटू थीटा, तो थीटा ऐसे कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा दोस्तों माइनस एम जी एल, ठीक है, अपॉन 2 प्लस के एल स्क्वायर बाई 4, ये बचेगा आपका, क्या बचेगा ये हो गया आपका, और थीटा यहाँ से कॉमन ले लो इस तरह से। तो ये जो टर्म हुआ दोस्तों यही आपका क्या हो गया एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट, के का वैल्यू यही हो गया, के का वैल्यू यही हो गया। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन के, तो पुट करो वैल्यू 2 पाई रूट ओवर आई का वैल्यू कितना होगा रॉड के लिए, इस पॉइंट के बाद हिंज, इस पॉइंट के बाद आई कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री अपॉन के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू ऐसे पुट कर दो, तो के का वैल्यू होगा एम जी एल अपॉन 2 प्लस के एल स्क्वायर बाई 4, सिंपल, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। इस तरह से निकलता है दोस्तों, ठीक है। आपको मेडिकल के लिए इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं मैं सबके लिए बना रहा हूँ ना, जेई में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी टफ क्वेश्चन पढ़ोगे जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये सब क्वेश्चन आएगा। आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले ना वो फिजिकल पेंडुलम होगा, क्या होगा दोस्तों फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, जो रियल सिचुएशन जो होता है ना पेंडुलम का, उसको वही फिजिकल पेंडुलम है आपका। एक्चुअली क्या होता है जो सिंपल पेंडुलम लेते हो उसमें जो रॉड जो होता है आपका वो मासलेस होता है, बट इन रियलिटी रॉड तो मासलेस हो नहीं सकता है, तो रियली में फिजिकल पेंडुलम ही होता है। जैसे सपोज करो ये आपका मार्कर है, इसको इस पॉइंट पे हिंज कर दो या किसी पॉइंट पे हिंज कर दो, इसको ये ऐसे ऑसिलेट करना, ये एक फिजिकल पेंडुलम का एग्जाम्पल है। क्या फिजिकल पेंडुलम का एग्जाम्पल है, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट को आप किसी पॉइंट पे हिंज कर दो तो वो किसका एग्जाम्पल रहता है, फिजिकल पेंडुलम का। तरीका क्या है सुनो, ये भी एंगुलर सिस्टम का ही एक क्वेश्चन है। क्या दोस्तों एंगुलर सिस्टम का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही है। इसका टाइम पीरियड निकालना, क्या निकाला टाइम पीरियड, तो क्या करो इसको थोड़ा सा तुम रोटेट करो, थीटा एंगल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा तो एंगल ऑसिलेट कर दो। कितना एंगल ऑसिलेट किए दोस्तों, थीटा, कितना एंगल ऑसिलेट कर रहे हैं हम लोग, थीटा, याद रखिएगा कितना एंगल ऑसिलेट किए, थीटा, यहाँ से थीटा एंगल ऑसिलेट किए। तो बताओ mg फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, mg फोर्स ऐसे लगेगा, mg लगेगा, और ये कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, और मान लो कि सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट का डिस्टेंस डी है, कितना हिंज पॉइंट का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, डी। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आपका, ये वाला डिस्टेंस जो है वो डी गिवन है, डी क्या है गिवन है, ठीक है। तो बता दो हिंज पॉइंट के बाद टॉर्क कितना होगा आपका, कितना होगा एम जी इंटू डी साइन थीटा ना, थीटा घुमाए तो एम जी डी साइन थीटा, एम जी डी साइन थीटा, और थीटा के अपोजिट में टॉर्क लग रहा है इसलिए माइनस आ गया, क्या हो गया माइनस। अच्छा वेरी स्मॉल फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा बराबर थीटा, तो कितना हो जाएगा आपका टॉर्क बराबर हो जाएगा माइनस एम जी डी थीटा। तो देखो ये जो माइनस एम जी डी हो गया यही तो आपका एसएसएम कांस्टेंट हो गया ना, एम जी डी है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन के का वैल्यू कितना है एम जी डी, दिस इज। ये फिजिकल पेंडुलम का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। क्या होता है फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। बस आपको इसमें क्या याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है ये डी कहाँ से दूरी है, इसमें ये याद रखना आपको, क्या याद रखना दोस्तों, जो डी है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन हिंज्ड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास,
ठीक है। और आई जो है दोस्तों, आई जो है आपका, आई क्या है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज्ड पॉइंट, ठीक है। आई क्या है, आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज्ड पॉइंट। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बोल सकते हैं आई बराबर, आई अबाउट हिंज्ड पॉइंट बराबर क्या होगा, आई सी एम, ठीक है, आई सी एम प्लस मास इंटू डी का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है, प्लस मास इंटू डी का स्क्वायर, ये होगा आपका आई का वैल्यू। जैसे सपोज को एक क्वेश्चन मैं सिंपल सा बताता हूँ, जैसे सपोज को एक आपका क्या स्फीयर है, क्या दोस्तों स्फीयर है, इस पर मान लो यहाँ पे हिंज है, स्फीयर मत लो, डिस्क लो, क्या लो, डिस्क है जो यहाँ पे हिंज है, डिस्क का मास m है और रेडियस r है, क्या रेडियस r, आपको बोला टाइम पीरियड निकालो, क्या निकालो इसका t, टाइम पीरियड निकालो, दिस इज क्वेश्चन। तो बता सकते हो यार टाइम पीरियड बराबर क्या होगा इसका, 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन के, आई अपॉन के का सॉरी आई अपॉन एम जी डी, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है एम जी डी, एम जी डी का वैल्यू कितना है इसमें, देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होता है, तो कितना रेडियस है ना, आर होगा इसका, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आर। अच्छा आई का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, आई जानते हैं आप, डिस्क का आई क्या होता है आपका, डिस्क का आई क्या होता है दोस्तों, एम आर स्क्वायर बाई 2 इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो इसमें इस केस में दोस्तों आई लिखोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, आई सी एम कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम इंटू डी का वैल्यू कितना आर, तो आर का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो आई का वैल्यू सॉरी टाइम पीरियड कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा आपका 2 पाई रूट ओवर आई का वैल्यू कितना है 3/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम जी आर, देखो एक आर तो कैंसिल हो गया यहाँ से, एम कैंसिल हो गया दोस्तों, तो कितना बचा आपका बचा टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ओवर, ठीक है 3r अपॉन 2g, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ये किसका है, फिजिकल पेंडुलम क्वेश्चन, किसका दोस्तों, फिजिकल पेंडुलम का। जैसे एक और क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लो, जैसे मान लो अगर सपोज करो एक सेमी रिंग होता है, क्या होता है सेमी रिंग, आधा ही रिंग है, ठीक है, इसका मास m ले लो, रेडियस r ले लो, इसके एक पॉइंट पे क्या ये हिंज है, एक एंड पे क्या हिंज है, तो आपसे पूछा फाइंड टाइम पीरियड, क्या पूछा फाइंड टाइम पीरियड, ये निकालना आपको, कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आप आई होप आपको फिजिकल पेंडुलम समझ में आया होगा, फिजिकल पेंडुलम से क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। तो जो अब जो लोग पढ़ने वाले हैं ना वो टॉर्सनल पेंडुलम है, क्या दोस्तों टॉर्सनल पेंडुलम क्या है, अब जो टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, जैसे सपोज करो ये आपका मार्कर है, ठीक है, या ये कोई मान लो आयरन रॉड है, इसको आप इस ट्विस्ट करो, क्या करो ट्विस्ट करो, ये माइक्रो लेवल में ट्विस्ट तो होगा ना, जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो फिर क्या होगा, ये ऐसे चमकरेगा ना, अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो ऐसे चमकरेगा, समझ रहे, ऐसे चमकरेगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखो ये भी उसी तरीके का है दोस्तों, हम क्या किए ना, इसको इस तरह से थीटा एंगल रोटेट किए, देख रहे हैं कैसे थीटा एंगल रोटेट किए, ऐसे थीटा एंगल रोटेट किए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, थीटा एंगल रोटेट किए, तो देखो एक रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, उस टॉर्क को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो माइनस सी थीटा के फॉर्म में आएगा, किसके फॉर्म में आएगा, ये कौन सा टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, माइनस सी थीटा के फॉर्म में आएगा दोस्तों, ये फिर यहाँ से आप टाइम पीरियड लिख सकते हो, टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट ओवर एम की जगह पे आई अपॉन सी, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपको टोटल एनर्जी लिखना हो, क्या लिखना हो, टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे इस केस में, तो वो क्या होगा हाफ ऑफ सी इंटू थीटा का स्क्वायर, सिंपल हाफ ऑफ, और टोटल एनर्जी लिखोगे तो वो क्या होगा आपका, टोटल एनर्जी होगा हाफ ऑफ सी इंटू थीटा नॉट का स्क्वायर, और इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो एंगल के टर्म्स में होगा, थीटा नॉट लिख दिए, कितना लिख दिए थीटा नॉट, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं दोस्तों वो टॉर्सनल एसएचएम है, कौन सा है, टॉर्सनल पेंडुलम है एक्चुअली है, आपको बस फॉर्मूला बेस भी पढ़ना, बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये जेईई मेंस के सिलेबस में है और नीट के सिलेबस में है, जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, बहुत बार क्वेश्चन आया, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये जो रियल सिचुएशन है ऑसिलेशन का, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो ऑसिलेशन में एनर्जी लॉसेज नहीं हो रहा था, बट इन रियलिटी क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, इन रियलिटी एनर्जी लॉस होता है दोस्तों, तो ये जो है रियल सिचुएशन है, कौन सा है, रियल ऑसिलेशन है ये। देखो जैसे मान लो कोई चीज़ को आप ऑसिलेट करो, तो ऑसिलेट कैसे करें, धीरे धीरे क्या होगा, एम्पलीट्यूड घटेगा नहीं घटेगा, एक्चुअली रियल सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता है, क्या होता है टाइम के साथ क्या होता है डिक्रीज होता है, बट अभी तक जो आप पढ़े थे वो आइडियल सिचुएशन था, रियल सिचुएशन क्या होगा दोस्तों, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ खींचोगे, अगर क्या खींचोगे एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, इधर क्या डाल रहे हैं एम्पलीट्यूड, मान लो इनिशियली आप एम्पलीट्यूड डाले ए नोट, कितना डाले ए नोट, तो टाइम के साथ धीरे धीरे ये एम्पलीट्यूड क्या होगा कमेगा दोस्तों, ठीक है,
पहले ए नोट था, धीरे धीरे उसके बाद ए नोट से कम होगा, उसके बाद उससे भी कम होगा, उसके बाद उससे भी कम होगा। ये होता है रियल सिचुएशन। जैसे सपोज करो आप इसको किए तो ये ऐसे 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 धीरे धीरे जाकर रुक गया ना, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम का फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो रियल सिचुएशन ये है, इसी को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये इसलिए ऐसा होता है कि सपोज करो फ्रिक्शन विक्शन कुछ होता है इसमें, क्या होता है, फ्रिक्शन विक्शन कुछ होता है। जैसे मान लो इसमें आप इसको ये मान लो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा, तो कुछ वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, उस पर रजिस्टिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है, रजिस्टिंग फोर्स लगता है दोस्तों। और जो कि है ना, हम एक माइनस बी वाला टर्म दे दिए दोस्तों। आप समझ लो कि रेजिस्टिंग फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टिंग फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में होता है, इसलिए इस तरह से लिखिए, ठीक है। आप याद रखिएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन में फोर्स, नेट फोर्स को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आप इसको चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इसको इधर सबको इधर कर लो, एफ इक्वल टू क्या होगा, प्लस बी वी प्लस के एक्स बराबर 0 ना। तो एफ को लिख सकते हो ऐसे, एम इंटू डी स्क्वायर, एम इंटू ए को क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, प्लस बी इंटू वी को क्या लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन डी टी, अरे वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हो ना, प्लस के एक्स बराबर 0। ये जो है डिफरेंशियल फॉर्म है दोस्तों, किसका, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये होता है आपको, ठीक है। आपसे कहीं पूछ ले कि बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसा होता है, ये वाला होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मेट, ठीक है। दिस बी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग। ये बी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग या डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट सिंपल, ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करते हैं ना, ये आप जाओगे बीटेक में तो वहां पे इसको डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कराना सिखाया जाता है। जब को इसको सॉल्व करोगे ना, क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो x बराबर ये आता है, क्या आता है दोस्तों, x बराबर कुछ इस फॉर्म में आता है, ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है, देखो एम्पलीट्यूड इस तरह से घट रहा है ना, एम्पलीट्यूड ऐसे घट रहा है ना, ठीक है। तो देखो एम्पलीट्यूड इस तरह से घटता है, तो x बराबर क्या होता है, ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, m क्या मास है, t टाइम है, cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, यही आपका एम्पलीट्यूड हुआ ना जो टाइम का फंक्शन है। तो याद रखिएगा डैम्पिंग ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन होता है। आपको क्वेश्चन बस इसी फॉर्मूला से आता है, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला से आता है क्वेश्चन। तो एम्पलीट्यूड एज अ टाइम का फंक्शन क्या है दोस्तों, ए नॉट क्या, इनिशियल एम्पलीट्यूड, क्या है दोस्तों, इनिशियल, आप जो इनिशियल एम्पलीट्यूड दिए इसको इनिशियल एम्पलीट्यूड इंटू ए नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, बी क्या है आपका डैम्पिंग कोएफिशिएंट, टी टाइम है, ये होता है दोस्तों। और ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, वैल्यू दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, वैल्यू दे करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, आई होप आपका सारा मतलब मैं मैक्सिमम कन्फ्यूजन को, मतलब मैक्सिमम कंसेप्ट को क्लियर करने का पूरा कोशिश किया दोस्तों। और आपको ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत मजा आया होगा देखने के बाद। कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। और ठीक, आपको किस चैप्टर का और भी मतलब 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए ये भी डालो, मैं पूरा डालूंगा तो पूरा, मैं पहले उस चैप्टर को प्रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है। और दोस्तों अपने दोस्तों में है ना इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करवाओ यार, ठीक है। अभी नया चैनल है तो थोड़ा सब्सक्राइबर कम है, तो सब्सक्राइबर को भी बढ़ाओ, ठीक है। थैंक यू एंड आई होप कि आप लोग सभी बच्चे का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए दोस्तों, दिल से दुआ आप लोग सभी को, एंड गुड लक, ठीक है। थैंक यू।